बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने मनी बेस्ड नावल की लास्ट एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। आज आवाज़ आपको मेरी थोड़ी लो लो लग रही होगी, बस क्या बताऊँ, मैं सुबह 6:45 की जागी हुई हूँ और सुबह आज मैं 7:30 बजे यूनिवर्सिटी चली गई थी और फिर 5:30 बजे आई हूँ, 5:15, और वहाँ से सीधा पढ़ाने चली गई बच्चों को। तो पढ़ा के फिर मैं अभी आके मैं लेटी भी नहीं हूँ, अभी खाना खाया और खाना खा के बस लेटे लेटे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैंने कहा एक दफ़ा रिकॉर्डिंग कर लूँ फिर ही सोती हूँ आज, नहीं तो अगर सोगी तो फिर रिकॉर्डिंग रह जानी है। तो आए जल्दी से एपिसोड पढ़ लेते हैं, फिर मैं सोना। मेरा बस 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 तो भी बस हुई पई है। आज हमने पढ़नी अपने नावल की लास्ट एपिसोड। हीर और महरू हाल में बैठी बातें कर रही थी और हदीद कुछ फासले पर बैठा गेम खेल रहा था। हीर गाहें बगाहें क्लॉक की तरफ भी देख लेती। 1.5 घंटे के कठिन इंतजार के बाद यशब की बेचारों का हॉर्न बजा। हीर ने बेचैनी से पहलू बदला। लगता है आगे। महरू उठ खड़ी हुई। मैं देखती हूँ। वो पलटी थी जब सामने से यशब लाल भुक का चेहरा लिए अंदर दाखिल हुआ और किसी की भी तरफ देखे बिना सीढ़ियाँ फलांग गया। इससे क्या हुआ? महरू उसका सुर्ख चेहरा देखकर परेशान हुई। मैं देखती हूँ जाकर, आप परेशान मत हो। हीर इसके कंधे पर हाथ रखकर कहती सीढ़ियाँ चढ़ गई। वो धड़ धड़ करते दिल के साथ आहिस्ती से दरवाज़ा खोलती अंदर एंटर हुई। यशब साल कान से लगाए विंडो पैन की तरफ मुँह किए बात करने में बिजी था। हीरा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बेड के पास आकर खड़ी हो गई। यशब ने मजीद 5 मिनट बात करके सेल बंद किया और पलट कर जैकेट उतारता वॉशरूम चला गया। 15 मिनट बाद शावर लेकर निकला, बालों में ब्रश किया, बेड साइड टेबल की तरफ आकर लाइटर और सिगरेट की डब्बी उठाई, बालकनी में निकल गया। यशब ने सारे अमल में हीर को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया। वो भी खामोश खड़ी रही। यशब के जाने के बाद वो लंबी सी सांस लेती हिम्मत मजतमा करके बालकनी की तरफ आई। यशब सिगरेट सुलगाए कश ले रहा था। हीर पास आई। यशब चाय लाऊं आपके लिए या फिर खाना खाएंगे आप? जाओ यहाँ से, यशब ने मुंह से धुआं निकालते हुए रूखे से अंदाज में कहा। जा लाई जा खलोता सूट है खसमान का। क्या हुआ है? आई सेड ग्रो फ्रॉम हेयर। गो फ्रॉम हेयर। मेरी तो इंग्लिश ही दंदा फंस गई। यशब, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? वो अपने पुराने अंदाज में थाड़ा। हुआ क्या यशब, इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? वो रोहान सी भी। मैं फिलवक्त तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए जाओ यहाँ से। बस दफ़ा हो जाओ कहने की कसर रह गई थी। हीर एक नज़र इसके सर्दुस्पाट चेहरे को देखकर पलट की। यशब ने इसके जाने के बाद गुस्से से ग्रिल पर मुक्का मारा और सिगरेट पैरों तले मसल कर स्टडी में चला गया। क्या हुआ यशब को? वो गुस्से में क्यों था इतना, और क्या बात हुई वहाँ? महरू ने हीर को किचन में दाखिल होते देखकर पूछा। पता नहीं, मुझसे कोई बात नहीं की कह रहे फिल वक्त कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसा क्या हुआ होगा वहाँ? मैं अभी लाला से बात करती हूँ। महरू किचन से बाहर निकले। अरे नहीं भाभी, अगर वहाँ कोई ऐसी वैसी बात हुई होती तो यशब ज़रूर बता देते। वैसे भी पापा जान भी जानते होंगे, हम इनसे पूछ लेंगे। अभी तो खाना लगवाएं, बहुत भूख लगी है। यशब अभी नहीं खाएंगे, हम खा लेते हैं। पापा जान का भी भिजवा दे मर्दाने में। हीर ने मुस्कुराकर कहते हुए बात बदली ताकि महरू ज़ुबैर से कुछ ना पूछ सके और हदीद को आवाज़ देती पलट की। महरू भी सर हिलाती वापस किचन की तरफ में मुड़ गई खाना लगवाने। रात के 1:30 बज चुके थे और यशब अभी तक स्टडी से नहीं निकला था। हीर इसके इंतज़ार में करवटें ले लेकर थक चुकी थी। मजीद कुछ देर इंतज़ार के बाद वो उठने का सोच रही थी जब क्लिक की आवाज़ से स्टडी का दरवाज़ा खोलकर यशब बाहर आया। वो खामोशी से आकर बेड पर अपनी साइड लेट और करवट बदल ली। खाना लाऊं आपके लिए? हीर ने इसकी पुश्त को देखते हुए पूछा। तुम सोई नहीं अब तक? यशब इसकी तरफ पलटा। आपका इंतज़ार कर रही थी। भूख नहीं है मुझे, दोपहर में खा लिया था। चल फाका कर जाके फिर। नहीं भूखते। यशब, महरू भाभी कह रही थी कि ज़ुबैर लाना ने कोई ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए आपको और बाबा जान को बुलाया था। क्या बात हुई वहाँ पर? यशब इसकी तरफ देखकर इस्तज़ाइया हंसा। मैं कैसे आ रही हूँ? क्या वहाँ तुम्हें किसी ने कुछ नहीं बताया? किस बारे में? ओ स्टॉप दिस, वो गुस्से से कहता उठ बैठा। इस कदर मासूम बनने की कोशिश मत करो हीर दिलावर खान, जैसे कुछ जानती ना हो। सिर्फ एक दफ़ा मुझसे तो बात कर सकती थी भाभी के घर वालों से बात करने से पहले, पर नहीं। मोहतरमा को अपना भाई जो अजीज़ है हर रिश्ते पर। यशब गुस्से और तन से फनकारा। यशब, मुझसे कसम ले ले, मैं कुछ नहीं जानती थी इस बारे में। आज ही अम्मा ने बताया कि वो और बाबा ज़ुबैर खान से रिश्ते की बात कर चुके हैं। इन्होंने ना मुझसे पूछा और ना शम्स लाला से। यकीन करे मेरा। वो यशब के गुस्से पर हंसी होती बोली। कर लिया यकीन, सो जाओ अब तुम। यशब ने घूर कर कहते हुए लेट कर आंखों पर बाजू रख लिया। फिर यशब ने दौरे पहन का वक्त फिर मैंने लगता आ गया। आपको मुझ पर यकीन नहीं है क्या यशब? हीर सो जाओ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी? हीर, मैंने कहा सो जाओ। अगर ऐसा हो जाए तो कुछ बुरा नहीं। शम्स लाल और महरू भाभी की शादी, उफ़। यशब पूरा आता फिर झटके से उठ बैठा।
तुमसे कुछ कह नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि जो जी मैं आप बकवास करती रहो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ना ही मैं ऐसा कुछ होने दूंगा, समझी? क्यों नहीं होने देंगे ऐसा? जब आप और मैं हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो फिर मेहरू भाभी और शम्स लाला का भी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारने का इतना ही हक है जितना मेरा और आपका। हीर भी ऊंची आवाज़ से चिल्लाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज़ नीची रखो, मैं आपको आपके लहजे में जवाब दूंगी यशब खान अफरीदी। वो बेखौफी से यशब की आंखों में आंखें डालकर बोली। वो तंजिया सा। तो फिर हीर बीबी अपनी तैयारी रखो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारी भी इस हवेली में कोई जगह नहीं रहेगी। मेहरू भाभी अगर यहाँ से रुखसत होंगी तो तुम भी इनके साथ ही जाओगी यहाँ से अपने लाडले शम्स लाला के पास। ऋषभ ने अपनी लाल अंगारा आंखें हीर के उड़े रंग उड़े चेहरे पर फोकस करते हुए धमकी दी। हीर को यशब से इस किस्म की धमकी की उम्मीद ना थी। वो दुख और हैरानगी से यशब को देखती शशदर से बैठी रही। लाख लानत है यशब, दूर फिटे मुँह। कुछ लोग दिल तोड़ते वक्त इतना भी नहीं सोचते कि सामने वाले पर क्या गुजरेगी, और यशब वो तो दिल तोड़ने और तोड़कर जोड़ने का पुराना खिलाड़ी था। सवाब समझकर वो हमारा दिल तोड़ते हैं और हम गुनाह समझकर शिकवा भी नहीं कर पाते। आपका मतलब है आप मुझे छोड़ देंगे? ही लरसती आवाज़ में बोली। मैंने ऐसा कब कहा? यशब इसके पानियों से भरे नैन कटोरे देखकर नरम पड़ा। अभी कहा आपने, अगर ऐसा हुआ तो मेरी भी यहाँ कोई जगह नहीं रहेगी। पानी पलकों की बाढ़ तोड़कर गाल पर फिसला। झांकिए मत इन आंखों में जनाब, इनमें खतरा है डूब जाने का। अरे क्या हुआ? यशब ने इसका बाजू थाम कर करीब किया और मुस्कुराते हुए हीर के आंसू पहुँचकर नम आंखों को लबों से छुआ। उससे मैं कह दिया, यार तुम तो सीरियस ही होगी, मैं ऐसा कर सकता हूँ कभी? वो प्यार से बोला। तो बहुत कुछ चवर कर सकना है। ही जानती थी यशब को जब इस पर टूट कर प्यार आता था तो वही वो इसकी आंखों को छूता था, इसलिए रिलैक्स होती सीधी हो बैठी। आज के बाद अगर गुस्से से भी ऐसा कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। यशब ने मुस्कुराते हुए इसकी नाक खींची। तुम भी में बहुत चालाक होती हो, ज़रा भनक लग जाए कि शोहर की कमज़ोरी ही के आंसू क्या है, हर बात पर इसी से ब्लैकमेल करती हो। हाँ तो आप शोहरों को भी चाहिए ना, कैसी बात ही ना करे कि बीवियों को ब्लैकमेल करना पड़े। वो इटलाई। अच्छा उठो, खाने को लाओ, कुछ भूख लग गई है। पहले मेरी पूरी बात बिना गुस्से और टोकने के सुने, फिर जाती हूँ खाना लेने। बोलो। यशब ने रिलैक्स होकर बैठ के पूछते टेक लगाकर टांगी सीधी की। वो जानता था हीर ऐसे नहीं टिके चलेगी। ऋषभ अगर ऐसा होता तो कोई हर्ज भी नहीं। मेरू भाभी इतनी यंग है, सारी ज़िंदगी बेवकी की चादर ओढ़ कर तो नहीं गुजार सकती। हदीद तो बहुत छोटा है अभी, भाभी के भी कुछ अरमान होंगे, ख्वाहिशात होंगी जो ये शाहरुख खान के चले जाने से अधूरे रह गए। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं कि इनकी अधूरी ख्वाहिशात और खुशियाँ इनको लौटा दें? क्योंकि अब इनके बारे में मुझे, आपको और बाकी घर वालों को ही सोचना ना। वो रसान से बोली। मुझे भाभी की शादी पर कोई एतराज़ नहीं है हीर। तो फिर ये कि मुझे इनकी शम्स खान से शादी पर एतराज़ है। ऋषभ आपने मुझसे कहा था ना कि हीर माजी में जो कुछ भी हुआ इस सबको भुलाकर नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, तो फिर आप खुद क्यों माजी में झांक रहे? देखिए मैं मानती हूँ शम्स लाला से ये शाहरुख खान का खून हुआ, मगर आप जानते हैं कि सब किसी दुश्मनी के तहत नहीं बल्कि गलती से हुआ था। आपका रवैया लाला के साथ कैसा मैं जानती हूँ, मगर मैंने कभी भी आपसे इस बात की शिकायत नहीं की। फिर क्यों आप सब भुलाते नहीं हैं? लाला में किस चीज़ की कमी है खान? वो पढ़े लिखे हैं, अच्छी शक्ल सूरत के मालिक हैं, इतनी बड़ी जागीर के इकलौते वारिस हैं। कुछ देर तो इस बात को भूल जाए कि लाला से आपके भाई का खून हुआ, फिर सोचकर बताएं क्या वो एक मुकम्मल इंसान है जिसको हम मेहरू भाभी सौंप सकें। एक मिनट यशब, प्लीज़ मेरी बात मुकम्मल होने दे पहले। हीर ने से मुंह खोलते देख कर रोका। बड़ा फर्मा बरदार थे, बीबा बच्चा बन के सारा कुछ ही सुनी जा रहे। मेरू भाभी पर मुश्किल 30 की होंगी, अभी तो बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है यशब, जिसे वो तनहा नहीं गुजार सकती हैं। किसी सहारे की ज़रूरत है जो इनको संभाल सके, इनकी खुशियाँ लौटा सके, इन्हें मान दे सके, और मुझे पूरा यकीन है शम्स लाला इनके लिए एक अच्छा सहारा साबित होंगे यशब। वो दोनों एक जैसे गम से गुजर चुके हैं, इसलिए आसानी से एक दूसरे को समझ सकेंगे। पूरा सरअंदाज में से कायल कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है भाभी के लिए सब कुछ भुलाकर अपने शौहर के कातिल के साथ ज़िंदगी गुजारना आसान होगा? आसान नहीं तो मुश्किल भी नहीं होगा। मैं जानती हूँ भाभी अपने बड़ों के फैसले पर कोई एतराज़ नहीं करेंगी, बस आप चुप रहे इस मामले में। हम मेहरू भाभी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे यशब। अगर वो मान जाती है तो फिर आपको इशू क्रिएट नहीं करेंगे इस मामले को लेकर, आपको मेरी कसम। हीर ने यशब का हाथ थाम कर अपने सर पर रखा। पूरी ब्लैकमेल हो, आपके साथ रह रहकर हो गई हूँ। मुस्कुराई। फ़ाइन, नहीं करूँगा कोई इशू क्रिएट। अब खुश? बहुत खुश। मिना ओस्ता सरा मियाँ कर्मा यर खान, मैं यर खान साहब। थैंक्स एंड लव यू अलॉट खान साहब। अच्छा उधर तर्जुमा सी पश्तो था। वो शरारे से पश्तो में कहती बेड से नीचे उतरी। अब जा कहाँ रही हो, जवाब तो लेती जाओ अपनी बात का। यशब ने से बाहर की तरफ जाते देख कर आवाज़ लगाई। आकर लूँगी जनाब। वो मुस्कुरा कर हाथ हिलाती कमरे से निकल गई।
यशब कायल तो लाल हवेली से ही होकर आया था कि मेहरू भाभी की शादी कर देनी चाहिए, मगर दिल शम्स खान तो शादी पर राजी नहीं था। वो ये बात अच्छे से जानता था कि शम्स ने किसी दुश्मनी की बिना पर यशार को कत्ल नहीं किया, क्योंकि इन लोगों की कभी किसी भी कबीले से कोई दुश्मनी ना रही थी। हकान अफरीदी सुलाजू और नरम तबीयत के मालिक थे, लिहाजा इनकी ना माजी में कोई दुश्मनी थी और ना ही हाल में। तो फिर शम्स यशार खान लाला का खून क्यों करता? ज़ुबैर खान ने ठीक ही कहा था, अगर शम्स इरादतन यशार को कत्ल करता तो फिर इसकी डेड बॉडी लेकर खुद हवेली ना आता और ना ही ज़ुबैर खान को फ़ोन करके बताता कि इसके हाथों से यशार खान अफरीदी को गोली लग गई है। ये सब अचानक हुआ था, जिसमें शम्स का कोई कसूर नहीं था। यशब तो फिर क्यों कर इस बात को लेकर इनकार किया जाए, ज़ुबैर ने यशब को समझाते हुए कहा। वो सब इस वक्त लाल हवेली के दालान में बैठे शम्स के प्रपोजल पर बात कर रहे थे। और वैसे भी मैं शम्स को एक अरसे से जानता हूँ, हम क्लास फेलोज रह चुके हैं। वो मेरा दोस्त था, मेरा एक अच्छा और सुलझा हुआ इंसान है। वो यूनिवर्सिटी के ज़माने में अक्सर हवेली आता जाता रहता था। अम्मा भी मिल चुकी है शम्स से। ज़ुबैर खान ने अम्मा की तरफ इशारा किया। हाँ यशब बच्चे, शम्स अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है। ज़ुबैर ठीक कह रहे हैं। अम्मा ने भी शम्स खान की हमायत की। इस घर के बड़े और मेहरू के भाई होने के नाते मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। यशब, इन्होंने भी अपनी बेटी तुम्हें दे रखी है, फिर इस रिश्ते के पीछे इन लोगों की बुरी नीयत नहीं हो सकती। ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। ज़ुबैर ने बात मुकम्मल करके यशब का गंदा थपका। मुझे भाभी की शादी पर कोई मसला नहीं है लाला, मैं शम्स खान को इनके शौहर के रूप में नहीं देखना चाहता, बस कोई और अच्छा रिश्ता भी तो मिल सकता है हमें। यशब शिकस्ता सा बोला। मिल सकता है, मगर कुछ नहीं ज़ुबैर, ये यहाँ का बड़ा नहीं है कि इसके फैसले को तरजीह दी जाए। मुझे तुम्हें और भरचाई को जब कोई एतराज़ नहीं, तो फिर यशब का एतराज़ कोई अहमियत नहीं रखता। खाकान अफरीदी ने भी ज़ुबैर खान के फैसले की हामी भरी। जब मेरा इनकार या इकरार कोई अहमियत नहीं रखता, तो फिर इस महफिल का हिस्सा क्यों बना रखा है मुझे? आप लोगों का जो दिल करे वो फैसला करे, मैं सिर्फ मेहरू भाभी के फैसले को तरजीह दूंगा। अगर इनको कोई मसला हुआ तो मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा। बाबा जान, मैं गाड़ी में आपका इंतज़ार करूँ। वो सपाट चेहरे से कहता बाहर निकल गया। वहाँ तो सब राज़ी थे शम्स खान के रिश्ते पर सवाई यशब के। जब मैं मेहरू भाभी के फैसले के साथ हूँ तो फिर मज़ीद इस मामले पर कुछ और सोचने की बाकी नहीं बचता। यशब ने लाल हवेली में हुई बातचीत को सोचकर लंबी सी सांस खारिज कर खुद को रिलैक्स करता तकिए पर सर रख कर लेट गया। चल, तू भी कभी दिमाग का इस्तेमाल कर लिया। मैं यशब को तो ठंडा कर चुकी हूँ इस मामले पर, मगर मेहरू भाभी को कैसे कायल करूँगी? यशब ने ठीक ही कहा था, मेहरू भाभी के लिए हरगिज़ आसान नहीं होगा शम्स लाला को अपने शौहर के रूप में कबूल करना। वो सोचती भी सीढ़ियाँ उतर रही थी जब गुल ने बीबी जान का पैगाम दिया। वो हीर को अपने कमरे में बुला रही थी। हीर बुलावे पर इनके कमरे की तरफ बढ़ गई। बीबी जान, आपने बुलाया? इसने बीबी जान के कमरे में आकर पूछा। हाँ आओ बैठो, यहाँ मुझे ज़रूरी बात करनी है। हीर जानती थी कि ज़रूरी बात क्या होगी, इसलिए सर हिलाती इनके सामने बैठ गई। खान ने मुझे बताया कि लाल हवेली वालों ने क्यों बुलवाया था इन्हें। बीबी जान ने गला खनकार कर बात शुरू की। जी, तुम जानती थी पहले से ये बात? इन्होंने सवालिया नज़रों से हीर को देखा। नहीं बीबी जान, अम्मा और बाबा ने मुझसे पूछे बगैर ही भाभी के घर वालों से बात कर ली थी। मुझे भी कल ही बताया अम्मा ने। अगर मुझे इल्म होता तो मैं आप लोगों से इजाज़त के बाद ही मेहरू भाभी के घर वालों से बात करने का कहती ने। बीबी जान को मुतमिन हुई। आपको बुरा लगा बीबी जान? नहीं बच्चे, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मेहरू मेरी भतीजी भी है, मैं भी चाहती हूँ कि वे खुशगवार ज़िंदगी गुजारे। इस रिश्ते पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है लाल हवेली में। यहाँ भी सिर्फ यशब और मेहरू को एतराज़ है। बीबी जान, यशब से बात हो गई है मेरी। इन्होंने कहा है अगर भाभी राज़ी हुई तो इनको भी कोई एतराज़ नहीं होगा। भाभी से बात कर ली आपने? हाँ, अभी तुम्हारे आने से पहले किया। भाभी, मेहरू की अम्मी का फ़ोन आया था, कह रही थी कि वो ज़ुबैर को भेज रही है मेहरू को लेने के लिए, इसलिए एक दफ़ा मैं बात कर लूँ इससे। फिर क्या कहा भाभी ने? हीर पुरजोश हुई। कह रही है इसे शादी नहीं करनी, वो हदीद के साथ ही ज़िंदगी गुजार लेगी, इसे अब किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। बीबी जान की बात पर हीर का मुंह लटक गया। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया हीर बच्चे, मेहरू से बात करो जाकर कि ज़िंदगी बगैर किसी मर्द के सहारे के गुजारना आसान नहीं है। इसने ठंडे दिलो दिमाग से सोचा इस बात में। जी बीबी जान, मैं करती हूँ बात। ज़ुबैर के आने से पहले बात कर लेना, शायद शाम तक वो आ जाए मेहरू को लेने। जी मैं जाती हूँ अभी। हीर सर हिलाती कमरे से बाहर निकली और बात करने के लिए मुनासिब अल्फाज तरतीब देती मेहरू के कमरे की तरफ चल पड़ी। देखो कैसा कैसा वक्त बदलदा इंसान दा, जिन्होंने पहले कोई मुँह ला के नहीं राजी सी, वो हुण सारे नाल गल्लां करदी फिर रही। रुतबा मिल गया। हीर जब मेहरू के कमरे में दाखिल हुई तो मेहरू सोफे पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। भाभी, इसने पास आकर पुकारा। मेहरू आंसू पोंछती सीधी हुई। आप रो रही हैं? हीर ने इसकी सुर्ख आंखों को देखकर पूछा। नहीं, बस ऐसे ही। तुम आओ बैठो, वो अफसुर्दा सा मुस्कुरा कर बोली। हीर इसके साथ ही सोफे पर टिकी। भाभी, वो मैं हीर को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बात शुरू करे। वो मैं आपसे ज़रूरी बात करने आई थी, वो हिचकिचा कर बोली। अगर तुम्हें बीबी जान ने यहाँ भेजा तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। हीर, भाभी प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात तो सुन लें। वो मुलतजी हुई। हीर प्लीज़, मेरे लिए ये सब आसान है। भाभी, शम्स लाला बहुत अच्छे हैं। हीर की बात में मेहरू ने पुरशिकवा नज़रों से इसे देखा। लाला ने ये शार खान को जानबूझकर नहीं मारा था भाभी, हीर ने वजाहत दी। मैं जानती हूँ, तो फिर इस बात को सोचने में क्या बुराई है भाभी? कोई बुराई नहीं है, पर मैं शादी नहीं करना चाहती, तो फिर सोचकर क्या करूँगी? मेहरू दुखी लहजे में बोली। भाभी, आप लाला के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगी, मुझे पूरा यकीन है। एक बार, सिर्फ एक बार सब कुछ भुलाकर इस बारे में सोचे तो। सोच लूँगी, वो कहकर खड़ी होगी। भाभी प्लीज़, हम सब आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं। मैं जानती हूँ हीर, सब मेरी भलाई चाहते हैं। आप खफा हो गई मुझसे? मैं क्यों खफा होंगी तुमसे हीर?
भाभी मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती थी, पहले कल ही अम्मा ने बताया कि बाबा ज़ुबैर लाला से रिश्ते की बात कर चुके हैं। मैं तुमसे खफा नहीं हुई, तुम बहुत अच्छी और मैं तुमसे खफा नहीं हो सकती, मेहरू ने इसके गाल पर हाथ रखे प्यार से कहा। तो फिर मेरी बात मान लें भाभी। हीर ने इसका हाथ अपने हाथ में लिया। कहा है ना सोचूंगी, आप मुझे टाल रही हैं। नहीं टाल रही हूँ, अभी लाल हवेली जाऊंगी तो वहाँ भी सब यही बात कहेंगे, जैसे सुबह बीबी जान और बाबा जान ने की, और अब तुम सबके बार बार कहने से मुझे मानना पड़ेगा हीर, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मेरी अपनी कोई मर्जी हो ना हो, पर मुझे अपने घर वालों की मर्जी के मुताबिक चलना पड़ेगा। यही ज़िंदगी है, हम औरतों की डुगडुगी बनकर ज़िंदगी गुजारते जाओ। वो तल्खी से कहती कबट की तरफ बढ़ी। तुम भी तो जानती हो, तुम्हारे साथ एक औरत होने के नाते जो हो चुका है वो सब भूला तो नहीं होगा तुम्हें। मेहरू ने कबट का एक पट खोलते हुए कहा। मुझे याद है सब भाभी, शायद चाहकर भी भूल नहीं पाऊंगी, मगर इसके बदले मुझे इतना कुछ मिल चुका कि मैं सबको खुद ही याद नहीं करना चाहती। आपको याद है एक दफ़ा आपने कहा था कि हीर सब्र से बर्दाश्त कर लो, एक ना एक दिन तुम्हें इस सब्र का फल ज़रूर मिलेगा। तो भाभी मुझे वो फल मिल चुका है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी दिल में कोई खौफ वहम या ज़बरदस्ती रखे बगैर सोचें। हम औरतों की वाकई अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती, हम अपने बाप भाइयों शोहरों की ख्वाहिशात के आगे सर झुकाती आई हैं और आगे भी झुकाती रहेंगी। मगर इस बात पर भी इनकार नहीं कि एक औरत को ज़िंदगी गुजारने के लिए मर्द के सहारे की ज़रूरत होती है, चाहे वो सहारा बाप की सूरत में हो, भाई या फिर शौहर के। इन सहारों के बगैर हम औरतें कुछ भी नहीं है। भाभी, हीरे शान से कहती मेरे को कायल कर देना चाहती थी। मैं मानती हूँ ये बात कि मर्द का सहारा एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी है हीर, इसलिए मैं सोचूंगी इस बारे में। आप ये मत सोचेगा भाभी कि शम्स लाला मेरे भाई हैं, मैं इसलिए आपको फोर्स कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें हमारी तरह। हीर कहती हुई इसके पीछे कपड़ तक आई। मुझे तुम्हारी खलूस पर कोई शक नहीं है हीर। मेहरू ने इसके चेहरे को हाथों के प्याले में लिया। भाभी आप शम्स लाला के साथ बहुत खुश रहेंगी, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, किसी भी दबाव के बगैर। हीर ने इसके हाथ अपने हाथों में थाम कर दबाए। मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरी भाभी बने, वो मुस्कुरा कर बोली। सोचूंगी ज़रूर, मेहरू ने मध्यम सा मुस्कुरा कर हीर को मुतमिन किया, मगर वो खुद मुतमिन नहीं थी। ज़ुबैर खान मेहरू और हदीद को आकर ले गया। हीर काफ़ी बेचैनी से मेहरू के फैसले की मुंतज़िर थी। मेहरू को लाल हवेली के 2 हफ्ते होने वाले थे, मगर अभी तक वहाँ से हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया गया। हीर की बात मेहरू से हर 2-4 दिन बाद हो जाती, मगर इस बारे में दोबारा इनके दरमियान कोई बात नहीं हुई। हीर की बेचैनी आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो बीबी जान के पास आ बैठी। बीबी जान तस्बीह कर रही थी। मेहरू भाभी कब तक आ रही हैं बीबी जान, आपकी बात हुई इनसे? वो दुपट्टा उंगली पर लपेटती बेचैनी से बोली। हुई थी बात, कह रही थी अभी कुछ दिन और रुकेगी वहाँ। जी। हीर ने इस बात में सर लाया। वो अगली बात पूछना चाह रही थी, मगर समझ नहीं आ रहा था कैसे पूछे। बीबी जान ने से बेचैनी से पहलू बदलते देकर खुद ही पूछ लिया। हीर बच्चे, कोई और बात करनी है क्या? जी बी जान। तो फिर पूछो, हिचकिचा क्यों रही हो? वो मुस्कुराई। वो बीबी जान, मेहरू भाभी ने क्या फ़ैसला किया फिर? दिल की बात ज़ुबान पर आई। तुम्हारी बात नहीं हुई मेहरू से? हुई थी, मगर इस बारे में नहीं हुई। भाभी से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि मेहरू ने वक्त मांगा सोचने के लिए। वो लोग तो राज़ी हैं, मगर भाभी कह रही थी ज़ुबैर ने कहा कि मेहरू को फोर्स ना किया जाए इस मामले पर, वो जो भी फैसला करेगी वही जवाब दिलावर खान तक पहुंचा दिया जाएगा। अब देखो मेहरू कब फैसला करती है। बीबी जान ने तफसीलन हीर को आगाह किया। मैं भी मुंतज़िर हूँ भाभी के फैसले की, वो मायूसी से बोली। यशब नहीं आया पेशावर से अभी? कल शाम तक आएंगे, अभी बात हुई थी मेरी इनसे। आपके लिए चाय लाऊं बीबी जान? ले आओ, सर्दी पड़ रही है, अब तो हर 2 घंटे बाद चाय पीने को दिल करता है। बीबी जान मुस्कुरा कर बोली। मैं अभी लाती हूँ। हीर भी मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। आपा तो भाई सर्दी हो गर्मी हो 2 घंटे की 2 दिन बाद भी चाय पीने दिल नहीं करता। बीबी जान से बात करने के बाद हीर की बेचैनी में मजीद इजाफा हो गया। मेहरू भाभी ना जाने क्या फैसला करेंगी। पहले तो उम्मीद थी कि इनके घर वाले राजी हैं इस रिश्ते पर, अब तो ज़ुबैर खान भी फैसला भाभी को सौंप चुका है। और भाभी? वो परेशानी से टहलती सोच रही थी। मैं भाभी से बात करूँ फिर से? नहीं, वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में कि मैंने इसका इतना ख्याल रखा, और ये सिर्फ अपने भाई के बारे में सोच रही है। मुझे खामोशी से इंतज़ार करना होगा। ज़िंदगी तो इन्होंने गुजारनी है, बेहतर है वो खुद ही बिना दबाव के फैसला करें। क्या सोच रही हो इस तरह स्टैचू बनकर? यशब अपने कमरे में हीर को एक ही जगह स्टिल देखकर इसके पास आकर बोला। आप कब आए? हीर यशब की आवाज़ पर चौंक कर सीधी हुई। अभी आया हूँ। आप किस मुराकबे में मसरूफ़ थी? वो मुस्कुराया। किसी मुराकबे में भी नहीं। और आप तो कल आने वाले थे ना, तो वापस चला जाऊँ क्या? यशब जैकेट उतारता खफकी से बोला। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा बताएं, मेरी सारी चीज़ें लाए हैं ना? ना कोई खैर खैरियत, ना खाना पीना, बस अपनी चीज़ों की पड़ी है। बहुत मतलब परस्त होगी। वो खफा हुआ। हीर इसकी बात पर खिलखिला उठी। अच्छा बताएं, कैसे पूरे 2 दिन मेरे बगैर कैसे गुजरे, और क्या खाना पीना पसंद करेंगे खान साहब? वो शायर से कहती दिल पर हाथ रखे चुकी यशब इसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया। 2 दिन बहुत ख़राब गुजरे तुम्हारे बगैर। तुम जैसी चुड़ैल मुझे अपना आदी बना इस कदर बना चुकी है कि अब तुम्हारे बगैर एक दिन भी गुजारना मुश्किल है। यशब बात करते इसकी तरफ पड़ रहा था। मैं हूँ ही ऐसी कि लोग जल्दी मेरे असीर हो जाते हैं, वो इतरा कर बोली। बिल्कुल। यशब मुस्कुराहट दबाता इस तक पहुंचा। यशब क्या करें? हीर इसकी गिरफ्त में मछली। अब 2 दिन का रोमांस भी तो करना जो ड्यू है। वो आंख दबाता बोला। बहुत ख़राब है, पहले शावर लेकर फ्रेश हो, कुछ खा पी लें, फिर रोमांस कीजिएगा, लिहाजा आप मुझे छोड़ें।
वो कामों को तरतीब देकर बोली, तुम ऐसा करो, एक रोमांस चार्ट बनाकर ना कमरे में दरवाजे के पास लगा दो, जिस पर रोमांस करने का वक्त और टाइम लिखा हो, ताकि मुझे आसानी हो सके। सारे मूड को ख़राब कर देती हो। यशब चिढ़ता खफकी से बोला। अच्छा बस, इतने मासूम मत बने, जैसे मैं तो आपको जानती नहीं। हीर मुस्कुराते हुए इसकी गिरफ्त से निकली। मैं आपके लिए चाय लेने जा रही हूँ, तब तक फ्रेश हो जाए। हरी अप। चाय तुम्हारे हाथ की ना हो तो चलेगी, वरना रहने दो चाय। अर्शद बदमज़ा मुंह बनाकर बोला, अब इतनी भी बुरी नहीं बनाती। वो खफा हुई। ये तो इनसे पूछो जो तुम्हारे हाथ की जो शानदार नुमा चाय पीने का शर्फ हासिल कर चुके हैं। खुद तो हिलकर एक गिलास पानी तक नहीं पी सकते, दूसरों की बनी चीज़ों में नुक्स निकालते हैं। वो नाक चढ़ाकर बोली, बहुत चालाक होती जा रही हो तुम। फिर भी आपसे कम ही हूँ। वो भी बदला चुकाती बाहर को भागी, क्योंकि ऋषभ इसे पकड़ने को आगे बढ़ा था और हीर ने पर वक्त बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। आना तो तू कूदे को लिया तंदस से गसवा। मेहरू अपने कमरे की खिड़की में खड़ी थी। इसे लाल हवेली आए 2 हफ्तों से ऊपर हो गया था। वो जब यहाँ आई तो अम्मा ने ज़ुबैर लाला की मौजूदगी में इसे शम्स खान के प्रपोजल पर बात की। इसकी हिचकिचाहट को देखते हुए ज़ुबैर ने कहकर इसे मुतमिन कर दिया कि इसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, वो जो भी फैसला करेगी वही सबको कबूल होगा, जिसकी वजह से मेहरू काफ़ी पुरसुकून हो गई थी। मगर अब वो कोई फैसला नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ज़ुबैर लाला ने जो दूसरा ऑप्शन इसके सामने रखा था, इससे वो फिर से अपसेट हो गई। इस दिन तो उन्होंने सिर्फ शम्स के प्रपोजल पर इसका ज़ाती डिसीजन मांगा था, मगर इससे अगले रोज़ वो मेहरू के कमरे में आकर इसके लिए आया दूसरा प्रपोजल भी बता के, जिससे मेहरू बेचैन हो गई थी, क्योंकि ज़ुबैर लाला ने फैसला करने की आज़ादी तो इसे दे दी थी, मगर पर काट कर। इनका कहना था कि मेहरू को इन 2 प्रपोजल में से एक ही को फाइनल करना है। शतरंज का सिर्फ एक पत्ता ही मेहरू के हाथ में दिया था इन्होंने। मेहरू ने ठीक ही कहा था, हम औरतें अपने मर्दों के लिए कुर्बानी देती आई हैं और देती रहेंगी। माँ सदके चली जब बड़ी आज़ादी देती उन्होंने फैसले दी। दूसरा प्रपोजल मेहरू के तायजाद इब्रार खान का था, जिसके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा 10 साल का, बीवी चंद माह पहले चल बसी और अब से इब्रार खान को शादी की समाई थी। मेहरू इब्रार खान के रंगीन मिजाज को बरसों पहले से जानती थी, जानते तो सभी थे, फिर भी ज़ुबैर लाला ने न जाने क्यों इन लोगों को मना किए बगैर प्रपोजल मेहरू के सामने रख दिया। मेहरू के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, शम्स खान या इब्रार खान। इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना था। इनका रुका ऑप्शन ज़ुबैर खान से वापस ले चुका था। वो कोई भी फैसला नहीं कर पा रही थी, इसलिए इसने वापस जाने का सोचा ताकि वहाँ जाकर यशब से मशवरा कर सके। वो भाभी देवर और कज़न के अलावा अच्छे दोस्त भी थे, जो बिला झिझक अपने पर्सनल्स एक दूसरे से शेयर कर लिया करते थे। इसलिए मेहरू ने यशब से मशवरा करने का सोचकर खुद को मुतमिन कर लिया। अच्छा जी। मेहरू जाने से पहले शहरबानो से मिलने आई थी। शहरबानो मेहरू की खालाजाद और इब्रार खान की छोटी भाभी थी। वो काफ़ी देर शहरबानो से बातें करने के बाद वापस आने के लिए राहदारी में से गुजरी थी, जब सामने से इब्रार खान आता दिखाई दिया। मेहरू ने इसे देखकर सर झुका लिया और बड़े बड़े कदम उठाने लगी ताकि जल्दी से बाहर निकल जाए, मगर इब्रार खान ने इसके बराबर आते बाजू फैलाकर रास्ता रोका। क्या बदतमीज़ी है। वो सर उठाकर नागवारी से बोली, मैंने रिश्ता भिजवाया था, मगर ज़ुबैर ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो गर्दन अकड़ाकर बोला, तो ये कि कब तक जवाब मिलेगा। वो कलफ लगी गर्दन अकड़ाए खड़ा था। इब्रार लाला, अभी भाभी को मरे सिर्फ 3 माह हुए हैं और आपको शादी की पड़गी। मेहरू ने शर्म दिलाना चाहिए। इसकी बात पर वो मूँछों को बल देता मुस्कुराए, मैं मर्द हूँ, मर्द। मेहरू बीबी मर्द है तो मर्द बने, यूँ अपने घर की बहन बेटियों का रास्ता रोककर। मेहरू ने इसकी तरफ देखा और इब्रार खान की आंखों में हमेशा वाली गंदगी देखकर बात अधूरी छोड़ती साइड से होकर आगे बढ़ गई। चीप इंसान। वो बड़बड़ाती हुई बाहर निकली। मेहरू ने जब से जवानी में कदम रखा तब से इसने इब्रार खान से कतराना शुरू कर दिया। एक तो वो रंगीन मिजाज मर्द था, गली गली मंडलाने वाला, और दूसरा मेहरू को हमेशा इसकी बेबाक नज़रों से उलझन होती थी। तो फिर तेरा फैसला आसान है, फिर तुझे चूज़ कर ला, इन देर वगैरह वगैरह तो ना ज़रूर करना। जब कभी मेहरू की नज़रें इसकी नज़रों से मिलती तो मेहरू का दिल चाहता वो कहीं छुप जाए, किसी ऐसी जगह पर जहाँ इब्रार खान की गंदी और बेबाक नज़रें इस तक ना पहुँच पाएँ। हालांकि मेहरू से 14-15 साल बड़ा था, फिर भी मेहरू इसके सामने से कतराती थी। शादी से पहले तो ताए के घर आते हुए बानों को हमेशा अपने साथ लाती थी, इब्रार खान से मुतल्लिक अपने दिल में मौजूद खौफ की वजह से, और अब वो क्योंकि इस शख्स के हक़ में फ़ैसला दे देगी जिसकी निगाहों की बेपर्दा तपश देखकर से इसने कतराते और छिपते गुजारा था। मेहरू ने वापसी के चंद मिनटों में फैसला कर लिया। इब्रार खान से थोड़ी देर की मुलाकात ही ने इसके डिसीजन लेने में मददगार साबित हुई थी। उफ यशब, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हो चुका है। हीर खुशी से भरपूर आवाज़ में चहकी। यशब हाथों में सर गिराए बैठा था। अभी कुछ देर पहले लाल हवेली से फ़ोन आया था कि मेहरू भाभी ने शम्स खान को हक़ में फ़ैसला दे दिया। जब से ये खबर सुनी थी, हीर के तो कदम ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। इसके बरक्स यशब संजीदा और खामोश था। यशब ने हीर की बात पर सर उठाकर इसके खुशी से जगमगाते चेहरे को देखा और लंबी सी सांस लेता उठकर हीर की तरफ आया। मैं अभी थप्पड़ से यकीन दिला देता हूँ तुम्हें कैसा हो चुका है। यशब ने इसे ड्रेसिंग टेबल के पीछे से हज़ार में लिए। वेरी फ़नी। हीर ने नाक चढ़ाया। इट्स नॉट फ़नी, आई कैन डू। मैं जानती हूँ आप ऐसा कर सकते हैं। माजी में काफ़ी थप्पड़ खा चुकी हूँ। भूल जाओ माजी को। यशब ने इसकी लट उंगली पर लपेटी। भूल चुकी हूँ, फिर भी ताने देती हूँ। कभी कभार देने पड़ जाते हैं। हीर मासूमियत से बोली। मत दिया करो कभी कभार भी, मुझे वो सब याद आ जाता है जो मैं तुम्हारे साथ कर चुका हूँ। वो अफसुर्दगी से बोला। मैं मजाक कर रही थी खान। हीर ने इसके संजीदा से तासुरात पर आईने में नजर आते इसके अक्स को देख कर कहा।
जानता हूँ। यशब इसकी लट खींचता पीछे हटा। आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं? मेहरू भाभी का फैसला आपको अच्छा नहीं लगा क्या? हीर ने पूछते हुए यशब से सिगरेट छीनी जो वो मुंह में ले चुका था। नहीं, मुझे इस डिसीजन पर कोई एतराज़ नहीं है, मैं इनके साथ हूँ। यशब ने संजीदगी से कहा। यही बात मुस्कुरा कर कहे, ये सिगरेट वापस करो और जाओ जाकर कुछ काम वाम करो। दिन ब दिन फैलती जा रही हूँ, मुझे मोटी लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। ओ हेलो मिस्टर, मैं लड़कियाँ नहीं आपकी बीवी हूँ। मोटी भद्दी काली पीली जैसी भी हो जाओ, आपकी बीवी रहूँगी, समझे? हीर उंगली उठाकर बोली। समझ गया। यशब ने इसकी उंगली पकड़कर हल्की सी मरोड़ी। ओए माँ, किस कदर जल्लाद सिफ्त इंसान है आप। वो उंगली से लाती चीखी। जल्लाद सिफ्त के अलावा बहुत रोमांटिक भी तो हूँ। ऋषभ ने आंख मारी। इसने नाक चढ़ाया। मैं जा रही हूँ नीचे, बीबी जान ने बुलवाया था मुझे, आप भी आ जाए। तुम जाओ, मुझे कुछ काम है वो करके आता हूँ। यशब ने लैपटॉप उठाते हुए कहा। ये तो देती जाओ। इसने सिगरेट की डब्बी की तरफ इशारा किया जो हीर के हाथ में थी। इसके बगैर तो सांस भी नहीं आएगी मोहतरम को। इसने बड़बड़ाते हुए डब्बी यशब की तरफ उछाली, जिसे यशब ने कैच करके विक्ट्री का निशान बना हीर की तरफ हवाई की उछाली। वो मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। जाके सूटे ला दे बड़ा फेफड़े साड़। मेहरू के इकरार के बाद दिलावर खान और खतीजा लाल हवेली जाकर शादी की तारीख ले आए थे। चूँकि इस शादी को आम रवायती अंदाज में नहीं किया जाना था, लिहाजा सादगी से निकाह करने का फैसला किया गया। खाकान अफरीदी की ख्वाहिश थी कि मेहरू इनकी हवेली से रुखसत हो, पर यशब को ये गवारा नहीं था कि शम्स खान इसकी हवेली में इसके भाई की बेवा को ब्याहने आए, लिहाजा इसने बाबा को मना कर दिया। अब मेहरू को लाल हवेली से रुखसत होकर शम्स खान की हवेली में जाना था। वो ना तो खौफजदा थी और ना ही कन्फ्यूज, सिर्फ खामोश थी, क्योंकि बसा औकात इंसान ऐसी कैफियत में मुब्तला हो जाता है जहाँ ना तो कोई खुशी असर करती है और ना ही तसल्ली, ना बाहर बसने वाली दुनिया और ना ही अंदर का मौसम। बस एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है तबीयत पर। ऐसी कैफियत मेहरू की थी। वो भी खामोश तमाशाई बनी सब कुछ होते देख रही थी। हीर यशब के साथ लाल हवेली मेहरू से मिलने आई थी। वो बहुत खुश थी कि मेहरू ने यशब खान के हक़ में फ़ैसला किया। इसने मेहरू को यकीन दिलाया था कि वो यशब खान के साथ बहुत खुश रहेगी, मगर मेहरू तो यशब की बात पर ही अड़ी हुई थी। यशब ने बातों बातों में मेहरू से कहा कि वह हदीद को अपने पास ही रखेगा। मेहरू तब तो चुप रही, मगर अब जैसे जैसे निकाह का वक्त दिन करीब आ रहा था, वो फिक्रमंद हो गई थी। यशब को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं माँ हूँ हदीद की, मैं मानती हूँ इस हवेली का वारिस है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हदीद को मुझसे दूर कर दिया जाए। हदीद को मैं अपने साथ ही लेकर जाऊँगी। इसने बड़बड़ाते हुए यशब का नंबर मिला। यशब लैपटॉप पर बिजी था जब इसका सेल वाइब्रेट हुआ। भाभी कॉलिंग लिखा देखकर इसने कॉल ओके की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, कैसे याद किया मुझ नाचीज़ को? खफा हो मुझसे? क्या हो सकता हूँ? यशब ने उल्टा इसी से सवाल पूछा। नहीं एग्जैक्टली। हदीद कैसा? वो मसरूफ़ सा बोला। वो ठीक है यशब, मुझे हदीद के बारे में तुमसे बात करनी थी। मेहरू आहिस्ती से बोली। कैसी बात? इस दिन तुम कह रहे थे कि हदीद को तुम अपने पास रखोगे। जी। यशब ने सर हिलाते हुए लैपटॉप पर सेंड को क्लिक किया और लैपटॉप ऑफ करके सोफे के पुश पर से टेक लगाई। यशब, तुम जानते हो मैं इसकी माँ हूँ। जानता हूँ। फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये शाहरुख खान का खून शम्स खान की हवेली में परवरिश पाए। फिर तो ये शाहरुख खान की बेवा को भी इस हवेली में जाना सूट नहीं करता। भाभी, मुझे इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं। आपने इब्रार खान के मुकाबले में शम्स खान का प्रपोजल एक्सेप्ट करके अच्छा फैसला किया, पर हदीद का वहाँ रहना मैं मुनासिब नहीं समझता। वो रसान से बोला। हीर ने तुमसे कुछ कहा है इस बारे में? मेहरू मशकूक हुई कि शायद हीर के घर वालों ने मना किया हदीद को साथ लाने से। नहीं, वो क्यों कहेगी कुछ? मुझे ही मुनासिब नहीं लगा था। यशब, मैं हदीद को साथ लेकर ही जाऊँगी। तुम्हें लगता है मैं इसके बगैर रह सकती हूँ या वो मेरे बगैर? मोरो हंसी। भाभी, अब ज़्यादा दूर नहीं होंगी, मैं हदीद को मिलवा लाया करूँगा। यशब इसे कायल कर लेना चाहता था। बिल्कुल नहीं, हदीद मेरे साथ ही जाएगा। यशब, मैं तुम्हारी ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। जैसे आपकी मर्ज़ी, यशब ने कहकर खटाक से कॉल बंद कर दी। किससे बात कर रहे थे? हीर ने कमरे में दाखिल होकर यशब का सुर्ख चेहरा देखा। किसी से नहीं, वो गुस्से से कहता कुशन को लात मारकर कीज़ उठाता बाहर निकल गया। हीर ने अफसुर्दगी से यशब की पुश्त को देखा। जब से मेहरू भाभी ने लाला के हक़ में फ़ैसला दिया था, यशब काफ़ी से ज़्यादा संजीदा रहने लगा था। यशब का रवैया कुछ बुरा भी नहीं था। हीर ने खुद को इसकी जगह पर रखकर सोचा, इसका इकलौता भाई जवानी में चला गया, ये दुख बहुत बड़ा था, और अपने भाई की बेवा को किसी शख्स के हवाले करना इससे भी ज़्यादा मुश्किल। कॉल तो सही है, वो चबल भी अपनी जगह तो सही है। मेहरू को यशब से बात करने के बाद यूँ लग रहा था जैसे इसने कोई गलत फैसला कर लिया। वो अफसुर्दा सी बैठी जब अम्मा स्टिक के सहारे चले। ऐसे क्यों बैठी हो मेहर? वो पास आकर तख्त पर बैठी। कुछ नहीं, बस ऐसे। मेहरू मुस्कुराकर सीधी हुई। परेशान हो? नहीं। मेहरू ने अपने पैर के अंगूठे को देखते हुए नफ़ी में सर हिलाया। शम्स अच्छा लड़का है, ज़ुबैर के साथ पढ़ता रहा, इसलिए ज़ुबैर भी मुतमिन है। मुझे भी इब्रार के मुकाबले में वही मुनासिब लगा था। तुम परेशान मत हो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। इन्होंने मेहरू के झुके सर पर हाथ फेरा। मेहरू इनका लमस पाकर बेकाबू होती इनकी गोद में सरक कर रो पड़ी। अम्मा, बहुत मुश्किल है मेरे लिए ये सब कबूल करना। ऐसा मत करें आप लोग अम्मा। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे ये शादी नहीं करनी। वो रोती हुई कह रही थी। मैं ये शार के कातिल को शौहर के रूप में कैसे कबूल करूँगी अम्मा? मुझसे ये सब नहीं होगा। रोकते सब, इनकार करते इन लोगों को।
ऐसा मत कह मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे वो सारी खुशियाँ दे जिनकी तुझे ख्वाहिश है। मैं माँ हूँ तेरी, मुझसे तेरी ये उजाड़ ज़िंदगी नहीं देखी जाती। महर, ऐसा मत कह, जो हो चुका और जो हो रहा है वो सब ऊपर वाले की मर्ज़ी है। इसे अल्लाह की रज़ा जानकर कबूल कर ले मेरी जान। मैं मरने से पहले तुझे खुश व खुर्रम देखना चाहती हूँ। अम्मा ऐसा मत कहें प्लीज़। मेहरू माँ की बात पर तड़प कर पीछे हटी। अल्लाह आपको मेरी भी ज़िंदगी लगा दे अम्मा, आप हमेशा हमारे सर पर सलामत रहें। मेहरू ने इनके हाथों को होंठों से लगाया। मैं अपनी ज़िंदगी गुजार चुकी हूँ महर, और अब पाक परवरदिगार से अपने बच्चों की खुशियों के लिए दुआ करूँ। वो पाक ज़्यादा मेरे बच्चों को खुश रखे, मुझे और क्या चाहिए। इन्होंने प्यार से मेहरू के बाल संवारे। मामा व्हाट हैपेंड, आप रो क्यों रही हैं? हदीद फूले सांस से वहाँ खड़ा फिक्रमंदी से मेहरू को आंसू पोंछते देख रहा था। बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था और अभी वहाँ आया था। कुछ नहीं मेरी जान, मैं रो नहीं रही। गेम खत्म हो गया आपका? मेहरू ने मुस्कुराते हुए पूछा। यस पुप्पा, गेम खत्म हो गया, अब जल्दी से हम सबको नूडल्स बना कर दें। जियान जुबैर खान का बेटा ने हदीद समेत अपने दूसरे दोनों भाइयों की तरफ इशारा किया। ओके, मैं अभी बना कर देती हूँ, तुम लोग दादू के पास जाओ। मेहरू मुस्कुराती हुई इन सबके लिए नूडल्स बनाने किचन में चली गई। आज जुम्मा का दिन था। जुम्मे के दिन ही शम्स और मेहरू का निकाह रखा गया। बाबा जान, बीबी जान और हीर कली लाल हवेली आ चुके थे। यशब को आज आना था निकाह से पहले। हीर अपने घर जाकर खदीजा के साथ सारी तैयारी करवाई थी और अब इसने मेहरू की तरफ से शामिल होना था। जुम्मे की नमाज के बाद निकाह का टाइम मुकर्रर हुआ था और अब सब मर्द नमाज पढ़ने गए हुए थे। हीर के घर वाले भी चंद एक मेहमानों के साथ आ चुके थे, मगर यशब का कोई अता पता नहीं था। हीर ने से कॉल की, मगर यशब का सैल ऑफ था। कहाँ रह गए यशब? वो बेचैनी से टेरेस पर टहलती इसका इंतजार करती जब मेहरू इसके पास आई। मेहरू ने ऑफ वाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी जिस पर गोल्डन कलर का काम था। हीरी ये ड्रेस इसके लिए लाई थी, अपनी पसंद से बालों को चुटिया में कैद कर रखा था जिसमें से चंद एक लटें इधर उधर बिखरी हुई थी। हल्के मेकअप और ज्वेलरी के साथ सोगवार सी बहुत प्यारी लग रही थी। वो नहीं आएगा, मेहरू आहिस्ती से बोली। हीर ने मेहरू की बात पर पलट कर इससे देखा। मेरी सुबह बात हुई थी, भाभी कह रहे थे निकाह से पहले आ जाएंगे। निकाह से पहले नहीं, निकाह के बाद आएगा वो। मेहरू लंबी सी सांस लेकर कहती बाहर देखने लगी। आपकी बात हुई थी इनसे? नहीं, मैं जानती हूँ इसे। आप इनकी वजह से परेशान मत हो भाभी। हीर ने इसकी अफसरदा शक्ल देखकर तसल्ली दी। हीर, वो मुझसे कभी खफा नहीं हुआ, पर अब हो चुका है। यशब आपसे खफा नहीं हो सकते हैं भाभी, वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। वो तसल्लिया मेज़ अंदाज में बोली। हाँ मैं जानती हूँ, पर वो मुझसे खफा है हदीद के मामले में। हदीद के मामले में? पर कैसा मामला? हीर हैरान हुई। वो चाहता है मैं हदीद को अपने साथ ना लेकर जाऊँ, बल्कि इसके पास छोड़ दूँ। मेहरू अफसोदगी से बोली। ऐसा कैसे हो सकता है भाभी? हदीद बहुत छोटा है, कैसे रहेगा आपके बगैर? यशब ने ऐसे कह दिया होगा। परेशान मत हो, मैं बात कर लूँगी इनसे। नहीं हीर, इसने ठीक ही कहा था। हदीद ये शार का खून है, वारिस है इस खानदान का। फिर कैसे वो किसी और के घर में परवरिश पा सकता है? वो किसी और का घर नहीं भाभी, आपका घर होगा, हदीद की माँ का घर। हीर ने मोहब्बत से कहा। मेहरू हीर की बात पर अफसुर्दगी से मुस्कुरा दी। तुम बहुत अच्छी हो हीर, और आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छी हैं भाभी। हीर ने इसके हाथ थामे। हीर, तुम हदीद का ख्याल रखना, मैं इसे साथ लेकर नहीं जाऊँगी, वो अपने बाप के घर में परवरिश पाएगा। मगर भाभी वो कैसे रहेगा आपके बगैर? हीर फिक्रमंद हुई। रह लेगा वो, जैसे बाप के बगैर रह रहा है। वो अफसुर्दा हुई। ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाभी, हदीद आपके साथ ही जाएगा। मैं यशब को मना लूँगी, आप टेंशन मत ले प्लीज़। तुम यशब से इस बारे में कोई बात नहीं करोगी हीर। मैंने हदीद को समझा दिया था रात को कि वो लोग तुम लोगों के साथ रहेगा। ऐसा क्यों किया आपने? वो बच्चा है अभी। हीर परेशान हुई। कल वो बच्चा बड़ा होगा, जब वो मुझसे पूछेगा कि मामा आपने बाबा के कातिल के साथ शादी क्यों की, तो मैं क्या जवाब दूंगी से? हीर, मेहरू के आंसू गालों पर फिसले। बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं भाभी, जहाँ से प्यार मोहब्बत तो त्वचा मिले वहीं के हो जाते हैं। पर आप कह रही हैं कि वो अपने बाप के कातिल के घर परवरिश नहीं पा सकता, तो ठीक ही कह रही होंगी। मैं हदीद का ख्याल रखूंगी, मुझे बहुत अजीज़ है वो, आप फिक्र ना करें। हीर स्पार्ट से अंदाज में कहकर वहाँ से चली गई। न जाने कब तक लाला कातिल ही कहलाते रहेंगे। वो अफसुर्दगी से सोचती नीचे हाल में आ गई। पहले वो यशब के ना आने पर परेशान थी और भाभी की बातों ने इसे मज़ीद परेशान कर दिया था। यार बात तो उनकी भी सही है ना, बेशक गलती से कत्ल हुआ जैसे भी हुआ, लेकिन हुआ तो उसके हाथ तो ही है। निकाह हो चुका था और मेहरू के कहने के मुताबिक यशब वाकई नहीं आया था। हीर भी ठीक से खुश नहीं हो पा रही थी। पहले जितनी वो खुश थी मेहरू और शम्स की शादी से, अब इतनी खूबसूरत बैठी थी। निकाह के बाद खाने का इंतजाम था। खाने से फारिग होने के बाद दिलावर खान ने इन लोगों से वापसी की इजाज़त चाहिए। हीर और शहरबानो मेहरू को वहीं हाल में ले आई थी जहाँ मेहमान खवातीन बैठी थी। हीर, यशब अभी भी नहीं आया? मेहरू ने हीर के कान में के पास सरगोशी की। इसका चेहरा घूंघट निकाल कर छुपाया गया था। नहीं। मेहरू ने अफसोदगी से सर हिलाया। हीर बच्चे चलो मेहरू को लेकर, वो लोग बाहर इंतजार करें। बीबी जान ने हाल में दाखिल होकर कहा। जी बीबी जान। हीर ने सर हिलाकर मेहरू का बाजू थामा और बाहर की जानिब चल पड़ी। राहदारी में खड़ी सब रिश्तेदार औरतें बारी बारी मेहरू से मिलती और दुआएं देती जा रही थी। कुछ आगे जाकर मेहरू ने हीर का हाथ थामा जो इसके बाजू पर था। यशब से कहना मैं भी इससे खफा हूँ, लिहाजा मेरे सामने मत आया। वो मैं आपके सामने आ चुका हूँ। यशब की आवाज़ पर जहाँ हीर पलटी, वहीं मेहरू ने भी चादर पीछे सरकाई और पुरशिकवा निगाहों से यशब को देखा। आप मुझसे खफा होकर मत जाएं, क्योंकि मैं आपसे खफा नहीं हूँ। संजीदगी से बोला। तो फिर कहाँ थे अब तक? जानते हो मैंने और हीर ने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया। मेहरू के आंसू पलकों से नीचे गिरे। प्लीज़ रोए मत आप। आज वो मेहरू को भाभी के बजाय आप कहकर बात कर रहा था। यशब ने इसके कंधों के गिर्द बाजू फैलाया। बहुत बुरे दोस्त साबित हुए तुम। मेहरू ने इसके बाजू पर मुक्का जड़ा। बुरा तो मैं हूँ ही, अपनी नन से पूछ लें।
यशब ने मुस्कुराकर हीर की नाक खींची। जवाबन हीर ने जोर से इसका हाथ झटक दिया, जो खफकी की अलामत है। और कितनी देर है भाई, बाहर सब इंतजार करें, जुबैर खान इनकी तरफ आते हुए पूछा। जी बस आ रहे। हीर ने मेहरू को देखा। मेहरू ने खामोश नज़र पास खड़े यशब पर डाली। हमेशा खुश रहे। यशब ने मेहरू के सर पर हाथ रखकर दुआ दी और बाहर जाने के बजाय अंदर की तरफ चला गया। हीर ने मेहरू को चादर को दुरुस्त किया और इसे साथ लिए बाहर निकल गई। मेहरू सब बड़ों और बुजुर्गों की दुआओं तले रुखसत होकर शम्स खान की हवेली आ चुकी थी। हीर भी इसके साथ आई थी। चंद रवायती रस्मों के बाद हीर मेहरू को इसके कमरे में ले आई। ये कमरा हीर ने डेकोरेट करवाया था। वो मेहरू को शम्स और परवशा के कमरे में नहीं ले जाना चाहती थी, इसलिए इसने मेहरू और शम्स के लिए नया कमरा सेट करवा दिया था। हीर ने मेहरू को कमरे में लाकर बेड पर बैठाया। ये आपका कमरा भाभी, इसकी हर चीज़ आपकी मलकियत है, बल्कि ये हवेली, ये घर भी आज से आप ही गए। उम्मीद करती हूँ आप बिना किसी तकल्लुफ़ के यहाँ की हर चीज़ को यहाँ के मकीनों समेत अपना समझेंगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियों से नवाजेंगे। सब खुशियाँ जो आपका हक है। मैं अब चलती हूँ। आपको किसी की चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दें, हीर ने तफसीली बात करके पूछा। नहीं, मेहरू ने नफ़ी में सर हिलाया। ठीक है, मैं जाती हूँ, आप रिलैक्स होकर बैठें भाभी, हदीद को अपने अपने साथ ही सुनाऊंगी। हीर हदीद को अपने साथ ही लेकर आई थी। बेस्ट ऑफ लक, वो मुस्कुराकर कहती कमरे से चली गई। पीछे मेहरू बेचारी से उंगलियां चटखाने लगी। दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। हथेलियाँ बार बार पसीने से भीगती, जिन्हें वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कपड़ों से रगड़ कर साफ कर लेती। अजीब सी हेजिटेशन थी। हालांकि निकाह से पहले वो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना थी, फिर अब ऐसा क्यों हो रहा था? पुत्र निकाह हो गया हूँ। मेहरू ने दिल की धक धक से बेचैन होकर पास पड़े जग से पानी ग्लास में डाला और पीने लगी। पानी पीकर वो सीधी हुई थी जब आहिस्ती से कमरे का दरवाज़ा खुला और शम्स अंदर दाखिल हुआ। मेहरू ने इसे देखे बगैर ही सर झुका दिया। शम्स छोटे छोटे कदम उठाता बेड के करीब आ खड़ा हुआ। मेहरू बेड से नीचे टांगे लटकाकर हाथों को मजबूती से दबोचे सर झुकाए बैठी थी। शम्स ने एक नज़र इसके झुके सर को देखकर आहिस्ती से सलाम किया। मेहरू ने सर की हल्की सी झंबिश से इसके सलाम का जवाब दिया। मैं जानता हूँ ये सब आपके लिए आसान नहीं। मैं ये शायर का कातिल हूँ और इस कातिल के किसी भी रिश्ते में कबूल करना यकीनन आपके लिए बहुत तकलीफ होगा। बेशक मैंने ये शायर खान को जानबूझकर नहीं मारा, मगर इसे गोली मेरे हाथों ही लगी थी, जिसका पछतावा मुझे आज तक है और शायद मरते दम तक रहेगा। शम्स ने अफसुर्दगी से अपने हाथों को देखते कहा। बाबा जुबैर को अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझसे मशवरा किए बगैर ही इस रिश्ते की बात कर ली। अगर मुझे इनके फैसले का इल्म होता तो मैं बिल्कुल भी इन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि जिस तरह ये सब आपके लिए मुश्किल है, इसी तरह मेरे लिए भी। मैं खुद को आपका मुजरिम तसव्वुर करता था और शायद आगे भी करता रहूँगा। मुझसे जो हो चुका है इसकी कोई माफ़ी नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो सांस लेने को रुका। मेहरू दम सादे शम्स को सुन रही थी। आपके घर वालों के दिल बहुत बड़े, मैं इनकी बड़ाई की दिल से कदर करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल जाना कि अपनी बेटी मेरे हवाले की। ये घर आपका है, आप जिस तरह चाहें यहाँ रह सकती हैं। मैं किसी भी मामले में आपको अपसेट नहीं करना चाहता। आपको मेरी ज़ात से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। वो फिर से रुक कर सांस लेने लगा। मुझे किसी चीज़ की कोई जल्दी नहीं है, इसलिए आप रिलैक्स होकर रहें। मैं खुद को और आपको वक्त देना चाहता हूँ इस रिश्ते को कबूल करने का, क्योंकि वक्त ही हर ज़ख्म, हर दुख का बेहतरीन मरहम साबित होता है। आप जितना चाहें वक्त ले सकती हैं। मैं आपके हर अमल, हर फैसले की दिल से कदर करूँगा, लिहाजा आप रिलैक्स हो जाएं। शम्स अपनी बात मुकम्मल करके कचरती नज़र मेहरू के झुके सर उंगलियां चिटकाते हाथों पर डालकर स्टडी की तरफ चला गया। वो आखिर रिलैक्स हो चुकी थी। मेहरू ने सर उठाकर शम्स की पुष्ट को देखा। पुरसकून होकर सर बैठ की बैग से टका लिया। वो जिस बात से कंफ्यूज थी, इस बात के लिए शम्स से वक्त दे चुका था। मेहरू को वक्त ही तो चाहिए था। सही बात है यार, अब इतनी जल्दी तो वो नहीं हो सकता ना, कि मतलब पहले वो उसने अपने हस्बैंड के रूप में सिर्फ उसको ही तसव्वुर किया, ये शार को, और फिर उसके साथ वो अब उसका प्यार भी था, सारा कुछ था उसका, तो अब अचानक से एक नया बंदा उसकी लाइफ में आ गया, तो उसको एडजस्टमेंट में तो टाइम लगेगा ना। अभी अगले दिन चंद ज़रूरी मेहमानों की मौजूदगी में वलीमे का छोटा सा फंक्शन अरेंज किया गया। लाल हवेली और अफरीदी हवेली से सब आए थे, सवाई यशब के। हीर की यशब ने नाराज़गी का ग्राफ मजीद ऊंचा हो गया। वो फंक्शन के बाद वापस नहीं जाना चाहती थी, मगर बीबी जान के आने पर वो इनकार ना कर सकी और इसलिए इनकी साथ ही वापस आ गई। मेहरू भी अतीत को लिए 1-2 दिन रहने अपने घर वालों के साथ वापस चलेगी। वो लोग जब हवेली पहुंचे तो यशब घर पर नहीं था। हीर ने चेंज करने के बाद ईशा की नमाज़ पढ़ी, बेड पर आकर लेट गई। काफ़ी दिन की थकान थी, इसलिए कब इसकी आँख लगी इसे पता ही नहीं चला। ऋषभ जब कमरे में दाखिल हुआ तो हीर के सोए हुए वजूद को देखकर इसे खुशगवार हैरत हुई। वो तो सोच रहा था मोहतरमा 4-5 दिन तक वापस नहीं आने वाली, मगर अब इसे देखकर मुस्कुराता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। हीर गहरी नींद में थी जब ऋषभ ने मुस्कुराहट दबाकर इसके चेहरे पर आईलेट को पकड़कर जोर से खींचा। क्या हुआ, कौन? हीर डर कर उठ बैठी। सामने ऋषभ को मुस्कुराते देखकर वो गुस्से से चीखी, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? कैसी बदतमीजी? वो अनजान बना। इतनी अच्छी नींद आई थी मुझे और आपने जगा दिया। शेम ऑन यू मिस्टर। अब खड़े होकर दांत क्यों निकाले? वो चिढ़कर बोली। चुड़ैल लग रही हो। ऋषभ ने इसके बिखरे बालों की तरफ इशारा किया। और आप भी भूत लग रहे हैं यूँ हंसते हुए।
अच्छा बताओ इतनी जल्दी कैसे वापसी हुई? मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ, लिहाजा मुझे सोने दे। हीर ने कंबल में मुँह छुपाया। पाबंद तो तुम हो मेरी, मगर हुआ क्या जानान डार्लिंग? यशब ने छेड़ते हुए इसका कंबल हटाया। यशब क्या मसला है, क्या हुआ, खफा क्यों हो? आप तो नन्हे काके हैं ना, जो जानते नहीं कि क्या हुआ। हा हा हा। यशब इसके लफ्ज़ नन्हे काके पर दिल खोल कर हंसा। हीर गुस्सीली नज़रों से घूर रही थी। चलो सारी खफकी ख़त्म करके दोस्ती करते हैं। वो मुस्कुराहट दबाता हाथ बढ़ाकर इसके सामने बैठा। मुझे कोई दोस्ती वोस्ती नहीं करनी आपसे। आप जानते हैं मैंने आपने क्या किया? सॉरी फॉर दैट। कितना आसान है आपके लिए कुछ भी करके सॉरी कह देना। वो भी खफा थी। मसला क्या है? सॉरी कर तो रहा हूँ, अब और क्या करूँ? मुझसे बात मत करें। ये तो हो नहीं सकता। ऋषभ ने इसकी नाक खींची। मेरा नहीं तो भाभी का ख्याल कर लेते। वो बार बार आपका पूछ रही थी। मैंने कितनी कॉल्स की आपको। क्या ही यही वैल्यू है मेरी आपकी नज़र में कि आप मेरी कॉल काट कर अपना सेल फ़ोन ऑफ कर दे? वो हफ्की से बोली। सॉरी, आज के फंक्शन में भी नहीं आया। सॉरी। और भाभी से भी आपने ये क्यों कहा कि हदीद इनके साथ नहीं जाएगा बल्कि यहाँ रहेगा? हीर बात याद करने पर घूर कर बोली। मैंने कहा था इनसे, मगर अब मैं अपनी बात से पीछे हट चुका हूँ। हदीद बहुत छोटा और इसे माँ की ज़रूरत है। बाप तो मर चुका, अब मैं इसे माँ से जुदा करके माँ की ममता से महरूम नहीं करना चाहता, लिहाजा मैं अपनी बात वापस ले चुका हूँ। तुम इन्हें बता देना। इन्हें? किन्हें? हीर ने अबरू उठाए। मिसेस शम्स दिलावर खान को। वो संजीदगी से कहता उठकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। मिसेस शम्स, भाभी भी तो कह सकते थे। हीर ने नाक चढ़ाया और इसे यशब का मैरू को भाभी की बजाय मिसेस शम्स कहना अच्छा नहीं लगा था। हीर बीबी हूँ तेरा बंदा एड्डा भी जोरू तो गुलाम नहीं है कि तू जो जो कही जाएंगी तो बनी जाएगा। 2 दिन बाद शम्स मैरू को लेने लाल हवेली गया। मैरू हदीद को वहीं छोड़ आई थी। इसने ज़ुबैर लाला से कह दिया था कि वो हदीद को अफरीदी हवेली छोड़ा। ज़ुबैर खान ने जवाब में क्या क्यों जैसे सवाल पूछने की बजाय अच्छा कहकर इस बात में सर ला दिया। शम्स हदीद को जानता था, वो इससे मिल भी चुका था, इसलिए वापसी वो मैरू से पूछना चाहता था कि वो हदीद को साथ क्यों नहीं लाई। मगर अजीब सी हिचकिचाहट आ रही थी, इसलिए वह खामोशी से ड्राइविंग करता रहा और मैरू हवेली छोड़कर खुद डेरे पर चला गया। ज़ुबैर खान अगले दिन हदीद को अफरीदी हवेली छोड़ गया। जब बीबी जान और बाबा जान को यशब की बात पता चली तो वो हदीद को मैरू की बजाय अपने पास रखना चाहता, तो बाबा जान ने यशब को अच्छी खासी सुनाई थी। यशब है ही बिस्ती का काबल, जितनी देर तक बिस्त नहीं ना हो चंगी तरह इन्हू सुकून नहीं आता। जिसे यशब सर झुकाए खामोशी से सुनता रहा। कुछ फासले पर खड़ी हीर जानती थी खामोशी का लावा इसी पर फटेगा, क्योंकि हीर ने बीबी जान और बाबा जान को यशब की हदीद से मुतल्लिक बात बताई। मगर खिलाफे तो यशब ने हीर से बात पुरस करने की बजाय इसे यह कहकर कल वो जाकर हदीद को मैरू के पास छोड़ा। हीर ने यशब को भी साथ जाने का कहा, मगर वो नहीं माना। यूँ हीर अगले दिन बीबी जान को साथ लेकर हदीद को मैरू के पास छोड़ आई थी। मैरू जहाँ खुश थी हदीद के आने पर, वहीं थोड़ी अपसेट भी थी कि शायद वहाँ के मकीनों का हदीद का वहाँ आना अच्छा न लगे, मगर वो गलत थी। वक्त किसी की परवाह किए बगैर गुजरता जा रहा था। मैरू को वहाँ 1 माह हो चुका था। इस 1 माह में इसके और शम्स के दरमियान कुछ नहीं बदला था। वो आज भी पहले दिन की तरह एक ही कमरे में 2 अजनबी बनकर रह रहे थे। मैरू के लिए सिर्फ शम्स खान ही अजनबी था अब तक, क्योंकि हवेली के बाकी मकीन जिनमें दिलावर खान, खतीजा और हवेली की 4-5 मुलाजमाएँ भी शामिल थी, वो इन सबसे अपनी खुशमिजाजी के बायस घुल मिल गई थी। अब मैरू अफरीदी हवेली के तरह यहाँ भी बहू होने का पूरा हक अदा कर रही थी। इसने हवेली की बहुत सी जिम्मेदारियाँ अपने सर ले ली थी, जिन्हें वो बहुत खुशउस्लूबी से अंजाम दे रही थी। खदीजा मैरू के इस रवैये पर खुशी से फूले नहीं समा रही थी, जिन्हें मैरू की शक्ल में इतनी अच्छी बहू मिल गई थी। अच्छी तो खैर परवशा भी थी, मगर थोड़ी नखरे वाली थी। खैर मैरू में नाम का भी नखरा ना था, इसलिए खदीजा भी खुशी खुशी हर काम को मैरू के मशवरे से करती। यूँ सास बहू की अच्छी बन गई। इस वक्त मैरू रोती हुई दुआ को गोद में लिए बहला रही थी जब हदीद वहाँ है। मामा ये क्यों रो रही है? लाएं से मुझे दे, मैं चुप करवाता हूँ। नहीं, इसे भूख लगी, अभी दूध पीकर चुप हो जाएगी। मैरू ने रहीमा से फीडर पकड़कर दुआ के मुंह को लगाई, जिसे वो चुप होकर पीने लगी। मामा आपको पता है बाबा कह रहे थे कि वो कुछ दिनों तक इस्लामाबाद जाएंगे, तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाएंगे। हदीद खुशी से बोला। बाबा? बाबा कौन? शम्स बाबा और कौन? ये अंकल बाबा कब से हुए? मैरू हैरान थी। हदीद तो शम्स को अंकल कहता था, फिर अब बाबा कैसे? वो शौक थी। वो अंकल है, आपके बाबा नहीं। मैरू ने तहम्मुल से समझाया। वो आपके हस्बैंड है मामा, तो मेरे बाबा ही हुए ना। हदीद समझदारी से बोला। मैरू इसकी मुँह से इतनी गहरी बात सुनकर साख थी। किसने कहा है तुमसे? किसी ने नहीं, मैं जानता हूँ इनकी और आपकी शादी हो चुकी है। वो आपके हस्बैंड है और मेरे बाबा। मेरी इनसे शादी हो चुकी है, मगर वो तुम्हारे बाबा नहीं है हदीद। मैरू गुस्से से बोली। आपने तो कहा था हदीद दुआ आपकी बहन है। दुआ तो शम्स अंकल की बेटी है, फिर मेरी बहन कैसे हुई? हदीद सवालिया नज़रों से माँ को देखता पूछ रहा था। वो इंसान का बच्चा था या शैतान का? मैरू हैरान थी इसकी बात पर। दुआ आपकी बहन है, मगर शम्स आपके बाबा नहीं है। वो आपके अंकल है और आप इन्हें अंकल ही कहेंगे। आपके मैरू ने प्यार से समझाया। नो, मैंने बाबा ही कहूँगा। वो बज़िद था। इसकी बात पर मैरू ने गुस्से से थप्पड़ मारने को हाथ उठाया, मगर पीछे से कोई इसका हाथ थाम कर रोक चुका था। मैरू ने गर्दन मोड़ी, पीछे खड़े शम्स पर एक गुस्सीली नज़र डालकर झटके से अपना हाथ इसके हाथ से खींचा। हदीद बेटा, मैं आपको वीडियो गेम ले आया, जाकर चेक करो। वही है जो आपने कही थी। शम्स ने मुस्कुराकर इसके बालों में हाथ फेरा। ओके बाबा, वो उछल कर कहता नीचे भाग गया। बच्चे पर हाथ उठा रही थी आप?
चंद मिनट की खामोशी को शम्स की आवाज़ ने तोड़ा। बच्चे जब गलती करे तो सुधारने के लिए ऐसा करना पड़ता है। बिल्कुल, मगर सिर्फ गलती पर, शम्स ने तस्दीक की। मेहरू ने इसकी बात पर सवालिया नजरें उठाई। हदीद कुछ गलत नहीं कह रहा। अगर मुझे अंकल के बजाय बाबा कहना चाहता तो इसमें क्या बुरा है? आप इसके बाबा नहीं हैं, मैं जानता हूँ, मगर मैं भी चाहता हूँ कि वो मुझे बाबा कहे, मुझे अच्छा लगेगा। वो वैसे भी दुआ भी तो आपकी बेटी नहीं है, फिर भी आप इसे एक माँ की तरह ट्रीट कर रही हैं। मैंने तो आपको ऐसा करने से नहीं रोका। दुआ भी छोटी है, मेहरू आहिस्ती से बड़बड़ाई। हदीद भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि बाप की ज़रूरत न रहे। मुझे आपसे बहस नहीं करनी, वो चिढ़कर बोली। शम्स इसके चिढ़ने पर मुस्कुरा दी। फाइन, मुझे भी इस बारे में मजीद कुछ नहीं कहना। हदीद मुझे बाबा ही कहेगा और आप इसे इस बात से नहीं रोकेंगी। शम्स कहकर झुका। मेहरू इसके झुकने पर सांस रोक चुकी थी। शम्स ने झुककर मेहरू की गोद में लेटी दुआ के गाल पर बूसा लिया और मेहरू के इर्द गिर्द अपनी खुशबू बिखेरता वापस मुड़ गया। इस दिन के बाद मेहरू ने हदीद के शम्स को बाबा कहने पर नहीं टोका। हदीद शम्स से काफ़ी अटैच हो चुका था, जिसकी बड़ी वजह शम्स की तरफ से मिलने वाली तवज्जो और मोहब्बत थी। मेहरू भी शम्स की हदीद से मोहब्बत पर खामोश और मुतमिन हो गई थी। अब अक्सर इसके और शम्स के दरमियान हदीद और दुआ डिस्कस होने लगे, जिससे ये हुआ कि दोनों को एक दूसरे से बात करने की हिचकिचाहट काफ़ी कम हो गई। हीर अक्सर वहाँ आती जाती रहती थी, मगर यशब के बगैर। यशब मेहरू से हफ्ते 2 हफ्ते बाद फ़ोन पर बात कर लेता, अलबत्ता हदीद को वो हशमत को भेज कर बुलवा लेता। यूँ हदीद पूरा दिन यशब के साथ गुजार कर शाम में वापस आ जाता। दिन नॉर्मल रूटीन के मुताबिक गुजरते जा रहे थे। मेहरू और खतीजा तख्त पर बैठी बातें कर रही थी। करीबी दुआ वॉकर में बैठी इसे आगे पीछे घसीट रही थी, जबकि हदीद कुछ फासले पर राहदारी में अपनी नई साइकिल दौड़ा रहा था, जो शम्स कल ही इसके लिए लाया था। रहीमा, रहीमा, मेहरू ने वहीं बैठे बैठे रहीमा को आवाज़ दी। जी मेहरू बाबा जी। वो बोतल की जिन की तरह हाजिर हुई। ये दुआ के फीडर को गर्म पानी से अच्छी तरह धोकर रखो, फिर मैं फीडर बनाती हूँ। बीबी जी, मैं खान साई के लिए चाय ले जा रही हूँ, ये दे आऊँ, आकर धोती हूँ। रहीमा ने हाथ में पकड़ी ट्रे आगे की। ये मैं ले जाती हूँ, तुम जल्दी से फीडर धो। मेहरू ने चाय की ट्रे इसके हाथ से पकड़ी। अम्मा, मैं ये चाय दे आऊँ? जाओ, खदीजा मुस्कुराकर बोली। मेहरू चाय लिए कमरे में, पर कमरा खाली था। शम्स शायद स्टडी में था। वो स्टडी में गई, मगर वो भी खाली थी, पर शम्स की चीज़ें वहीं पड़ी थी, जिसका मतलब था वहीं था, मगर अब शायद बाहर निकला हो। मेहरू ट्रे स्टडी टेबल पर रखकर जैसे मुड़ी, इसकी नज़र किताब में रखी मखमली डिब्बिया पर पड़ी, जो आधी से ज़्यादा किताब के अंदर थी। सिर्फ एक सिरा नजर आ रहा था। ये क्या? मेहरू को तजस्सुस हुआ। मुझे क्या, जो भी हो। वो देख कंधे उचकाकर वापस मुड़ी। देख लेती हूँ, देखने में क्या हर्ज है। वो दिल में मौजूद तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वापस टेबल तक आई। इसने किताब को खोला तो बीच में वाकई मैरून मखमली डिब्बिया थी, मगर वो डिब्बिया लंबी थी, जैसे किसी ब्रेसलेट की होती है। मेहरू ने एक नज़र स्टडी के बंद दरवाजे पर डाली, जल्दी से डिब्बी खोली। ये क्या? वो डिब्बी में मौजूद पायल देखकर साख थी। वो और न जाने कितनी देर साख रहती कि शम्स की आवाज़ पर चौंक कर मुड़ी। आप क्या कर रही हैं? ये पायल, ये पायल आपके पास कैसे आई? मेहरू के साकिन लबों ने हल्की सी जंबिश की। ये पायल? शम्स ने इसके हाथ में पकड़ी पायल की तरफ इशारा किया। जी, ये पायल मेरी पायल? मेहरू ने लफ्ज़ मेरी पायल पर जोर देकर सपाट नज़रों से शम्स को देखते हुए सर्दो सपाट अंदाज में पूछा। जी, ये पायल आपकी है। शम्स ने गला खनकारते हुए कहा। जी, मैं जानती हूँ मेरी है, पर ये आपके पास कैसे आई? मेहरू ने सवालिया नज़रें शम्स के संजीदा चेहरे पर फोकस करते हुए कहा। माँ सदके चाहे कोई 55 पसंद लग रही। आपको याद होगा MBA में जब ज़ुबैर ने क्लास में सबसे ज़्यादा GPA ली थी, तो इसने हम सब क्लास फेलो को पार्टी दी थी अपनी हवेली में। ओह, मेहरू ने लंबी सी सांस ली। से वो दिन याद था जब शम्स लाला ने अपने 3rd सेमेस्टर में क्लास में टॉप किया। पिछले 2 सेमेस्टर में वो 3रे नंबर पर थे, और इस बार इन्होंने बताया कि वो अपने दोस्तों से बेट लगा चुके कि इस सेमेस्टर में वो अगले दोनों बॉयज़ को क्रॉस करेंगे, और ऐसा ही हुआ था। वो बाकी ने क्रॉस कर गए थे, जिस पर लाला ने अपनी क्लास के 16-17 जितने भी बॉयज़ थे सबको हवेली में ट्रीट दी। मेहरू दालान में मैगजीन गोद में रखे बेजार सी बैठी थी जब शहरबानो इसके पास आई। ऐसे क्यों बैठी हो महर? कुछ नहीं, बोर हो रही हूँ। मेहरू सीधी हुई। अरे भाई, इतनी ऊंची म्यूज़िक को सुनकर भी बोर हो रही हो? ये ऊंची म्यूज़िक मर्दाने में ज़ुबैर खान और इसके दोस्तों ने अपनी पार्टी में लगा रखा था। खाली खोली म्यूज़िक से क्या खाक इंजॉय करूँगी मैं? इंजॉय तो वो सब लड़के करे होंगे नाच कूद कर। मेहरू चेहरे को हाथों के प्याले में लेकर हसरत से बोली। किस कदर वाहियात नाचते हैं ये लड़के। बानो ने नाक चढ़ाया। तुम्हें याद नहीं, इब्रार लाला की शादी में इनके दोस्तों ने मिलकर किस कदर गंदा और वाहियात डांस किया था? बानो वो डांस याद करके सख्त बदमज़ा हुई। हाँ, और हम सब लड़कियां इसी वाहियात डांस को देखने रात 2 बजे तक छत पर रही थी। मेहरू ने अब्रू चढ़ाकर बानो का मजाक उड़ाया। वो तो तुम्हें और जरका को शौक था देखने का, और हम बाकी सब मुफ्त में पिस गई थी। बानो को इस रात ज़ुबैर खान से पड़ने वाली डांट अच्छी तरह याद थी। शौक तो मुझे अब भी है। मेहरू ने मुस्कुराहट दबाकर आंख मारी। शहर बानो इसकी बात समझ कर उछली। ना बाबा ना, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाले। इसने कहा, हाथ कान को लगाकर मना किया। मान जाओ ना, प्लीज़ 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 बानो। हरगिज़ नहीं। अगर खालू, मेहरू के बाबा को या फिर ज़ुबैर लाला को पता चल गया तो?
शहरबानो अभी भी रजामंद ना थी। नहीं चलेगा ना, इनको पता वो डेरे पर है, मैंने गुल को पता भेजकर पता करवा लिया था और लाला अपने दोस्तों में बिजी है। बस थोड़ी देर के लिए, मुझे बस ये देखना है कि पढ़े लिखे लड़के डांस कैसा करते हैं। तोहफा है तुम पर। बानो ने इसके मुंह पर हाथ सीधा किया। छोड़ो, ये लान तान आकर कर लेना, फिलहाल चलो जल्दी करो, छोड़ो चलो। मैंने उसका बाजू का सीटी ज़बरदस्ती साथ लेकर मर्दाने की तरफ चल पड़ी। वहाँ पहुंचकर मैरू ने आगे जाकर सारी राहदारी चेक की और सारा रास्ता क्लियर देखकर काफ़ी पीछे खड़ी शहरबानो को हाथ हिलाकर आने को कहा। शहरबानो इसके इशारे पर इधर उधर देखती डरती छिचकती इस तक आई। शुक्र है बानो, हाल का दरवाज़ा खुला है। मेहरू ने एक्साइटेड होकर सरगोशी की। जल्दी देखो, जो भी देखना है, शहरबानो उकताकर बोली। तुम नीचे बैठकर देखना, मैं ऊपर से देखूंगी, ओके? शहरबानो ने मरम्मत में हल्का सा सर हिला दिया, वरना इसे सब देखने का कोई शौक नहीं था। मेहरू ने हाल के पीछे पास पहुंचकर दीवार से लगकर हल्का सा सर आगे को झुकाया और अंदर झांका। ओए वाह बानो, वो देख, काली शर्ट वाला ब्रेक डांस कर रहा है, बिल्कुल वैसा जैसा इस दिन टीवी में। बानो देख रही हो बानो? मेहरू ने आगे को झुके झुके नीचे और पीछे हाथ मारकर बानो को तलाशा, मगर बानो वहाँ होती तो मिलती है। बानो कहते तो कदे के भाज गई। कहाँ गई? वो मशकूक होती सीधी होकर पीछे पलटी और पीछे खड़े मुस्कुराहट दबाते लड़के को देखकर इसका सांस रुक चुका था। चंद लम्हे मुंह खोलकर इसे देखने के बाद मेहरू ने जल्दी से चादर के पल्लू से मुंह ढांपा, जैसे पहले शम्स वहाँ आंखें बंद किए खड़ा हो। शम्स इसकी हरकत पर खुलकर मुस्कुरा दिया। अच्छा, तेरा दिल का मामला बिगड़िया है। वो आप प्लीज़ ज़ुबैर लाला को मत बताइएगा आपने मुझे यहाँ देख लिया, मेहरू ज़ुबान तर करके बोली। आप ज़ुबैर लाला की क्या लगती हैं? शम्स ने मुस्कुराहट दबाकर पूछा। मम्मा मैं? जी आप? वो भी मुस्कुराहट दबाए हुए था। मैं इनकी कुछ नहीं लगती। मेहरू इसकी उभरती मुस्कुराहट पर कंफ्यूज होकर कहती भाग खड़ी हुई। शम्स पलटकर इसे भागकर जाते हुए देख रहा था। मेहरू भागती हुई राहदारी के एंड पर पड़े गमले में अड़कर धड़ाम से ज़मीन बोस हुई। शम्स इसे गिरते देखकर इसकी तरफ बढ़ा। मेहरू ने चेहरा मोड़कर पीछे देखा और शम्स को आते देखकर फुर्ती से उठी और जल्दी से राहदारी मुड़कर मर्दाने से निकलकर हवेली के रहायशी हिस्से में दाखिल हुई। शम्स जब वहाँ पहुंचा तो मेहरू तो जा चुकी थी, मगर गमले के पास इसकी पायल गिरी थी, जिसे शम्स ने झुककर उठाया हथेली पर फैलाकर मुस्कुरा दिया। क्या सोच के तुम बांधती हो पैरों में पायल? इनकी छन छन से हज़ारों हो चुके होंगे घायल। ओह, ये तो 9-10 साल पहले की बात है और आपने इतनी पुरानी चीज़ संभाल कर रखी है? मेहरू हाल में लौटती हैरान सी पूछ रही थी। मैं आपको तभी लौटा देना चाहता था, मगर किसके हाथ लौटाता? ज़ुबैर को बताने से तो आपने मना किया था, और मैं किसी मुलाजिम के हाथ नहीं भिजवा सकता था कि न जाने वो क्या समझता, इसलिए आपकी पायल को आपकी अमानत के तौर पर संभाल लिया था। शम्स एक पुरसुकून सांस हवा के सुपुर्द करता बोला। मगर अब मैं इसका क्या करूँगी? ये तो एक है। मेहरू पायल को हाथ में झल्लाती बोली। दूसरी कहाँ गई जो आपके पास थी? वो तो मैंने शहरबानो को दे दी, क्योंकि वो एक पायल पहनती थी और मैं दो। मेरी इसके साथ की गुम हो गई, तो मैंने वो एक ही से दे दी। इसका भी हल है मेरे पास, आप रुके ज़रा, मैं अभी आता हूँ। शम्स इसे कहकर खुद स्टडी से निकल गया। कैसा हल? ये कहाँ गए अब? मेहरू हैरान सी कड़ी सोच रही थी। जब शम्स वैसे ही मखमली डिब्बिया ले वहाँ, ये ले, इसमें क्या? मेहरू हैरान हुई। खोल कर देख ले। मेहरू ने हिचकिचाते हुए डिब्बिया पकड़कर खोली। अंदर बिल्कुल मेहरू के पायल की जैसी 2 पायल्स थी। ये? मेहरू ने ब्रूट उठाकर शम्स को देखा। ये भी तभी बनवाई थी जब आपकी पायल मिली। मैंने सोचा हो सकता है दूसरी पायल भी वहीं कहीं गुम होगी, इसलिए 2 ले ली थी। पर अब मैं इनका क्या करूँगी? वो अभी भी कंफ्यूज थी। जो पहले करती थी, मैं पायलें नहीं पहनती, तो अब फिर से पहनना शुरू कर दे, मुझे अच्छा लगेगा। संजीदगी से अपनी पसंद बताया था। मेहरू ने एक नज़र शम्स की तरफ देखा और इसके चेहरे पर नजर आते अनोखे रंगों को देखकर जल्दी से वहाँ से निकल गई। ये इनको क्या हो गया अचानक? मुझे अच्छा लगेगा। मेहरू उसकी नकल उतारती सर छटक कर सीढ़ियाँ उतर गई। अच्छा, मैंने तो लगे ऐसे करे शक शुक करेगी कि तू मेरे ते उदो दी गंदी नजर आत, इस बार तो शाहरुख खान नु मारिया। लेकिन मेहरू में नकलों पैदल नहीं लगी। बाकी देखो अकल का किन्ना सबूत देंदी मेहरू भी। शम्स की फिक्रें मुझे अच्छा लगेगा ने मेहरू में बहुत कुछ बदल दिया। वहीं मेहरू जो हर वक्त सिंपल और घरेलू हुलिया में रहती है, बन संवर कर रहने लगी, न जाने क्यों। खतीजा मेहरू की इस तब्दीली से बहुत खुश थी। वो तो मेहरू को कह कर थक चुकी थी कि बन संवर कर रहा करो, मगर मेहरू जी अच्छा कह देती मगर अमल नहीं करती थी। और अब इसकी तब्दीली पर खतीजा बहुत खुश और मुतमिन थी। खुश तो शम्स भी था मेहरू की इस काया पलट देखकर, मगर फिलहाल खामोशी से सिर्फ जज कर रहा था। कल शम्स ने मेहरू से अपने किसी दोस्त के घर जाने का कहा और अब मेहरू इसी के लिए तैयार हो रही थी जब शम्स कमरे में आया। मेहरू पाँव चेयर पर रखे पायल का लॉक खोलने की कोशिश करी थी, मगर लॉक तक के खुलने में नहीं आ रहा था। क्या बकवास है, खुल क्यों नहीं रहा? वो उकताकर बड़बड़ाई। लाए, मैं खोल देता हूँ। शम्स ने पास आकर फ़ौरन अपनी खिदमत पेश की। मेहरू ने खामोशी से पायल से पकड़ा दी और अपनी लटों को कानों के पीछे अड़स कर दुपट्टा सेट किया। ये ले, खुल गई है, मैं पहना दूँ? छुए तो नहीं किसी के पाँव मैंने, लेकिन वो पायल बांधने का बोले तो मैं सोच सकता हूँ। नहीं, मैं पहन लूँगी। मेहरू ने बौखलाते हुए जल्दी से पायल वापस पकड़ ली। शम्स सर हिलाता ड्रेसिंग रूम चला गया। चंद मिनट बाद वो गोल्डन कलर का खूबसूरत सा बॉक्स ले वापस आए। ये सेट पहन ले। शम्स ने बॉक्स मेहरू की तरफ बढ़ाया। जो पहना वो अच्छा नहीं लग रहा? इसने तेज़ नज़रों से शम्स को देखा। वो भी अच्छा है, मगर अब ये वाला पहन ले।
मैरू ने मजीद बहस किए बिना सर हिलाकर बॉक्स पकड़कर खोला। चॉइस तो अच्छी है, इसने सोचते हुए इयरिंग्स और चेन बाहर निकाली और पहले से पहना सेट उतारने लगी। शम्स इंतहाई हमाक से आईने में नजर आते इसके सरापे को नजरों के हसार में लिए खड़ा था। मैरू उसके टिकटिकी बांधने पर थोड़ा कंफ्यूज हुई, मगर जल्दी जल्दी करके इसने शम्स का दिया सेट पहना और पीछे पड़ ली। अच्छी लग रही हूँ, अच्छी लग रही है, इंतहाई संजीदा तासुरात से तारीफ की गई। मैं जानती हूँ, मैरू खड़ाक से जवाब मारती अपना पाउच और चादर लिए बाहर निकल गई। मुस्कुराना तो गुनाह समझता है ये शख्स। वो बड़बड़ाती हुई हदीद और दुआ के कमरे की तरफ बढ़ गई। शम्स इसके जवाब पर मुस्कुराकर सर झटकता पीछे बाहर आ गया। जोन ने मुस्कुराया ना तो फिर तो कहना हंसता ही रहता। अरे वाह भाभी, आप तो पहचान ही नहीं जा रही। हीरे मैरू के सामने आकर इसकी बलाई ली। आप महरू ही है ना, या मैं किसी गलत जगह आ गई हूँ? बिला वजह मक्खन मत लगाओ बदतमीज। महरू के होंठों पर शर्मीली मुस्कान उभरी। वाह वाह माशाल्लाह, क्या शर्मीली हंसी। लाला देखेंगे तो फौरन लट्टू। क्या देखेंगे लाला? शम्स ने अंदर दाखिल होकर हीर की आधी बात पकड़ी। भाभी को। हीर की बात पर महरू ने इसकी कमर पर मुक्का जड़ा। शम्स मुस्कुराकर सामने मौजूद सोफे पर बैठा और महरू को नजरों में लिया, जो हल्के पिंक कलर के ड्रेस के साथ मैचिंग लिपस्टिक और चूड़ियां पहने छिचकती हुई निखरी निखरी और प्यारी लग रही थी। मैं चाय लाती हूँ। महरू कंफ्यूज होती जल्दी से खड़ी हुई। कोई चाय वाय नहीं पीनी अभी, आराम से बैठे। हीर ने इसे पकड़कर फिर से बिठा दिया। और तुम सुनाओ, कब आई घर में सब कैसे हैं? शम्स ने टांग पर टांग चढ़ाकर हीर से पूछा। मैं कुछ देर पहले आई हूँ, घर में भी सब ठीक है। आप सुनाए क्या चल रहा है आजकल? हीर ने शरारती अंदाज में आंखों को घुमाया और साथ महरू की चुटकी ली। शम्स इसकी हरकत पर मुस्कुरा दी, जबकि महरू इसे घूर कर खड़ी होगी। मैं अभी आती हूँ। अरे नहीं भाभी, बैठे तो, अभी मैं आई हूँ, वो भी थोड़ी देर के लिए, शाम तक चली जाऊंगी। माँ के पटपटाकर मासूमियत से बोली। शाम तक तो हो ना यहाँ, महरू दांत पीस कर कहती हाथ छुड़ाकर हाल से निकल गई। वो जानती थी हीर शम्स की वजह से जानबूझकर इसे तंग कर रही है। हीर मुस्कुराती हुई उठकर शम्स के पास आकर साथ आकर बैठी। बड़े दांत निकल रहे लाला, खैरियत? इसने शम्स की मुस्कुराहट पर छेड़ा। बिल्कुल। वो फिर से मुस्कुराया। भाभी को बता दिया क्या? शम्स ने नफी में सर हिलाया। तो भाभी में तब्दीली कब आई? पूछ लेती, तुम्हारी तो काफ़ी दोस्ती है इनसे। कब बताएंगे लाला? वो संजीदा भी। बता दूंगा। जल्दी क्या? जल्दी? मोहतरम, आप लोगों के निकाह को 5 माह होने वाले हैं। हीर नाक फुलाकर बोली। बता दूंगा, तुम फिक्र मत करो माई स्वीट डॉल। शम्स ने मुस्कुराकर इसके फूले नाक को खींचा। लाला मजीद वक्त ज़ाया मत करे, इतने साल काफ़ी नहीं है क्या? कहा है ना बता दूंगा। अब छोड़ो इस बात को, ये बताओ यशब कैसा है? ठीक है, आजकल इलेक्शन का भूत सवार है इन पर। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। इलेक्शन? कह रहे इस बार अपने इलाके से इलेक्शन लड़ेंगे। बाबा जान ने भी रोका, मैंने भी, मगर वो यशब अफरीदी के जो किसी की बात मान जाए। वो चिड़ी। शम्स इसके चिड़ने पर मुस्कुरा दिया। चलो करने तो इसे शौक पूरा, एक बार में अक्ल आ जाएगी तुम्हारे नालायक शौहर को। ओ मेरा नालायक शौहर। हीर को सदमा हुआ। हाँ, तुम्हारा नालायक शौहर। शम्स मुस्कुराहट दबाता खड़ा हुआ। आपको पता है यशब लंदन के डिग्री होल्डर है। ऐसी डिग्री का क्या फ़ायदा जब बंदा अक्ल से ही पैदल हो। लाला। हीर के चीखने पर वह कहका लगाता हाल से निकल गया। क्या तो वैसे ठीक ही रहे। हीर यशब के चेहरे को तसव्वुर में लाकर मुस्कुराकर सोचती अम्मा के कमरे की तरफ चली गई। सही गल है, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ अपने सिक्के ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ कमियां कुताइयां वो बंदा ਹੁਣ मान जावे। महरू ईशा की नमाज़ पढ़ रही थी जब शम्स कमरे में दाखिल हुआ। एक नज़र महरू को देखकर वो चेंज करने चल दिया। महरू आखिरी रख्तों में थी जब वो चेंज करके वापस और बैठ के पास पड़े सोफे पर बैठकर महरू की पुष्ट को महवियत से देखने लगा। हंस से देखते रहे माजी को, इस तरह जैसे कि लौट आएंगे वो दिन जो गुजर गए। महरू ने आखिरी सलाम फिर और तस्बीह पढ़ने लगी। वो शम्स की तरफ मुँह किए बगैर भी इसकी नज़रें खुद पर टिकी महसूस कर रही थी। अब तो अक्सर ऐसा होने लगा था, शम्स टिकटिकी बांध कर इसे देखता। शुरू में जब कभी ऐसा होता तो महरू को देखते पाकर शम्स फ़ौरन अपनी नज़रें झुका लेता, मगर अब महरू के देखने पर बिना शर्मिंदा हुए इसे देखता रहता। मजबूरन महरू ही कन्फ्यूज़ होकर इधर उधर हो जाती। ये नहीं था महरू को किसकी आंखों नज़रों से उलझन होती, मगर वो शम्स की इस तरह तसलसल से देखने पर ठिठक जरूर जाती, यूँ जैसे शम्स की नज़रों में ऐसा कुछ खास हो, कुछ बहुत खास। पर महरू हर दफ़ा इसे अपना वहम समझ कर झुठला देती। तस्बीह के बाद इसने हाथ उठा और दुआ मांगने लगी। शम्स अभी भी बिना पलक झपकाए से देख रहा था। महरू ने दुआ के बाद हाथ चेहरे पर फेरे जाए नमाज तय करके रखी और अपने वहम को यकीन में बदलने का फैसला करती शम्स की तरफ चली आई। यशब प्लीज़ मान जाए ना। हीर ने यशब के सामने बिखरी फाइलों को उठाकर इसकी पहुंच से दूर किया। हीर तनबीह भी, प्लीज़ अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा इतना पैसा लग चुका, तुम्हारे कहे में आकर पैसा सारा डुबो दूँ। यशब हर रोज़ ही इस बहस से तंग आ चुका था जिसमें हीर से इलेक्शन से ड्रॉप आउट करने पर उकसा रही थी। पैसा मुझसे ज़्यादा है, मैं बुरहान से भी, मैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाला। यशब ने हाथ उठाया। खान प्लीज़ मेरी खातिर। कहा है ना नहीं, मतलब पैसा ज़्यादा ज़रूरी है मुझसे। आपके नज़दीक मैं बकवास करी हूँ इतने दिन से। कम ऑन हीरा, आखिर तो मेरे इलेक्शन लड़ने से मसला क्या है? मुझे पॉलिटिशियंस पसंद नहीं। वो नाक चढ़ाकर बोली। वो क्यों? यशब ने मुस्कुराहट दबाकर पूछा। क्योंकि वो करप्ट होते हैं। मासूमियत से बोली। मगर मैं तो नहीं हूँ ना करप्ट। तो हो जाएंगे जब सियासत में आएंगे। मुझे पसंद नहीं। यशब ख़त्म करें ना ये किस्सा। क्या ये ज़रूरी है हम रोज़ इस बात पर बहस करें? कर दिया ख़त्म। और कुछ? यशब ने सिगरेट और लाइटर उठाया। मैं सीरियस हूँ मोहतरम। हीर ने दांत रगड़े। मैं भी सीरियस हूँ मोहतरमा।
मेरे सर की कसम खाए, ये हर छोटी बड़ी बात में अपना सर क्यों बीच में ले आती हो और फिर ज़बरदस्ती इसकी कसम भी उठवाती हो। आहो ये शब कुछ भी गलत करे, सब तो पहले तू के पास फुड़की पई हूँ मैं। ये शब हीर की इशारे से बखूबी आगा था, इसलिए चिढ़कर बोला, क्योंकि आपका क्या भरोसा ज़ुबानी कलामी बात पर मुकर जाए। इसने कंधे उचकाए, और अगर कसम से भी मुकर जाऊँ तो? नहीं, मैं जानती हूँ आप मेरे सर की कसम से कभी नहीं मुकरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये शब इसके पूरी यकीन अंदाज पर मुस्कुरा दिया। तो फिर खाएं कसम। हीर ने इसका हाथ थाम कर अपने सर पर रखा। तुम्हारी कसम, पूरा कहें। हीर तुम्हारी कसम, मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूँगा, पैसे की मुझे परवाह नहीं, अगर कहीं किसी के कहे में आकर मुकर जाऊँ तो हीर का मरा हुआ मुँह देखूँ। ये मुस्कुराते हुए हलफनामा सुन रहा था, इसकी आखिरी बात पर मुस्कुराहट रोक कर सीरियस हुआ। सोच समझ कर बोला करो, जो मुंह में आता बिना इसकी चुटकियों को हल्का सा झटका दिया और इसके पीछे फाइल्स उठाकर स्टडी रूम में चला गया। इसके जाने के बाद हीर भी मुतमिन होती नमाज पढ़ने उठ गई। वो पूरे 1 माह की कोशिश के बाद ये मार्का सर कर चुकी थी। ये शब को मनाकर इसलिए शुक्राने के नवाफिल अदा करना तो बनता था। सही गल, ढीठ जेनू मना लिया तो बड़ी गल। चाय लाऊं? मेहरू ने खड़े खड़े शम्स से पूछा। नहीं, शम्स ने जरूर नफ़ी में सर हिलाया। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। जी करें। शम्स इसकी बात पर सीधा हुआ, मगर मेहरू सर हिलाती स्टडी रूम में चली गई। शम्स इसके मशकूक अंदाज पर हैरान था। चंद मिनट बाद मेहरू एक दरमियाने साइज़ का डब्बा लिए वहाँ आई। वो डिब्बा ज्वेलरी बॉक्स के मुशाबे था। डिब्बे के बैरूनी डिज़ाइन से काफ़ी यूनिक और एक्सपेंसिव लग रहा था। मेहरू ने पास आकर डिब्बा शम्स के सामने मौजूद टेबल पर रख दिया। शम्स सांस रोके साख था। मेहरू ने घुटनों के बल बैठकर डिब्बा खोला और इसमें मौजूद छोटी मखमली डिब्बियों को बाहर निकालने लगी। इसने एक एक करके सारी डिब्बियाँ बाहर निकाली और आखिर में दिल के शेप का बना कार्ड भी बाहर निकाला। सारी डिब्बियाँ निकाल कर लेने के बाद अब वो बारी बारी इन डिब्बियों को खोलकर इनमें से पायलें निकाल कर टेबल पर रखने लगी। तो तकरीबन 50 से ज़्यादा डिज़ाइन की गोल्ड, डायमंड, चांदी न जाने किस किस स्टफ़ की बनी पायल्स थी। मां सदके चली जाए, कुड़ी एक पायल की सुट गई तो मुंडा पिछो और तो फिदा ही होया पे, तो उत्ते पायला बना बना के ख़त्म होया पे। दो फिटे हाल। मेहरू ने सबको निकाल लिया। टेबल बिल्कुल किसी ज्वेलरी शॉप का मंजर पेश कर रहा था। पायलों का ढेर लगाने के बाद मेहरू ने वो हार्ट शेप का कार्ड उठाया और इस पर बंधा रिबन खोल दिया। इट्स ऑल फॉर माई लव मेहर। मेहरू ने आवाज़ बुलंद इसमें लिखी अबारत पढ़ी। शम्स अब भी सांस रोके साख था। कौन है ये मेहर? मेहरू ने शम्स को देखते हुए मुश्किल तहम्मुल से पूछा। इससे जो शख्स था, जो वहम था, वो आज इसे यकीन में बदल देना चाहती थी। मैंने पूछा कौन है ये मेहर? मेहरू इसकी खामोशी पर बुलंद आवाज़ से चिल्लाई। मेरी बात, ये मेहर कौन है? मेहरू ने चुपते हुए शम्स की बात काटी। आप हैं ये मेहर? आप हैं ये मेहर? शम्स ने इतराफ़ करके किसी मुजरिम के माने झुका सर मज़ीद झुका दिया। आप? शम्स के मध्यम से इकरार पर मेहरू कटी पतंग की मानिद गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठी। इसका शक ठीक निकला। क्या, कब, कैसे, कहाँ? ऐसे बहुत से सवालात मेहरू के इर्द गिर्द हलचल मचा रहे थे, मगर वो इस इंकिशाफ पर दंग सी बैठी थी। ये क्या कह दिया था शम्स ने? 9-10 साल पहले इसकी पायल शम्स को मिली, तो क्या ये शख्स तब से? उफ, इतने साल! इससे आगे मेहरू सोच नहीं पाई। वो पूछना चाह रही थी, मगर अल्फाज ज़ुबान का साथ नहीं दे रहे थे। दूसरी तरफ शम्स सर झुकाए अपने पाँव के अंगूठे को महविया से तके जा रहा था। चंद लम्हे यूं ही खामोशी के नज़र हुए हो गए। कुछ देर बाद मेहरू खुद को बोलने के काबिल बना दी। सर उठाकर शम्स की तरफ मतवज्जा हुई। कब से? इसके होंठों से मध्यम सरगोशी नुमा आवाज़ उभरी। शम्स ने एक लंबी सी सांस हवा के स्पुर्द की। आज नहीं तो कल ये बात होनी थी, फिर आज ही क्यों नहीं? वो खुद को हिम्मत दिलाता सारी बात को तफसीलन करने का फैसला करके सीधा हो बैठा। शायद तब से, जब आपको पहली बार देखा था, या फिर शायद दूसरी बार। पहली? आज पहली बार। आज से 11 साल पहले, इब्रार खान की मेहंदी की रात। मेहंदी की रात? कहाँ पर? मेहरू ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। एक्चुअली मैं इस दिन हिरन के शिकार पर इस एरिया में गया था। मुझे बचपन से हिरन के शिकार का बहुत शौक था। मेरे चचा, शम्स रुका, मेरे चचा से ये शौक मुझ में मुंतकिल हुआ था। वो अक्सर हिरन के शिकार पर मुझे अपने साथ ले जाते थे। मैं इस दिन इसी मकसद से वहाँ गया था। वापसी पर लेट हो गया तो सोचा ज़ुबैर की तरफ रात गुजार कर सुबह वापसी के लिए निकल जाऊँगा। वहाँ पहुँचकर पता चला कि ज़ुबैर के तायाज़ाद की मेहंदी थी और ज़ुबैर मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ फंक्शन में ले गया, जहाँ ज़ुबैर के दोस्त यार नाचने गाने में मगन थे। वहीं मैंने जब आपको देखा, चूँकि हमारे यहाँ मर्दों के फंक्शंस लहदा होते हैं, मर्दाने में जहाँ औरतों को जाने की इजाज़त नहीं होती, इसलिए आप और आपकी दिगर कज़न छत पर ये मंजर देखने में मगन थी। सब लड़कियां चेहरे ढांप कर खड़ी थी, मगर आप बिना चेहरा छुपाए ग्रिल पर गिरने के अंदाज में झुककर इस फजूल से नाच गाने को एंजॉय कर रही थी। मुझे आप लोग का छुपकर इस वाहियात से डांस को देखना मुनासिब नहीं लगा और मैंने वहाँ ज़ुबैर को भेजा था ताकि वो आप सबको वहाँ से हटा सके। वो सांस लेने को रुका। ओह! शम्स की बात पर मेहरू के होंठ सुकड़े। तो इस रात इन साहब के कहने पर ही ज़ुबैर लाला ने वहाँ छापा मारा था। उफ़ खुदा, किस कदर डांट पड़ी थी इस रात हम सबको। मेहरू ने इस रात ज़ुबैर खान से पड़ने वाली डांट पर झुरझुरी ली। और दूसरी बार जब आपकी पायल मुझे मिली। शम्स ने इसकी खामोशी पाकर अगली बात बताई। इतने साल? चंद लम्हों बाद मेहरू ने फिर से मध्यम सरगोशी की। हाँ जी हाँ, इतने साल।
शम्स सोफे की पुष्ट से टेक लगाकर रिलैक्स होकर बैठा। इसके सर से पहाड़ जितना बोझ उतर चुका था, इसलिए मुतमिन हो गया था। क्या मिला आपको इस सबसे? सब्र करने का दर्स और फिर इस सब्र का फल, शम्स पुरसुकून सा बोला। सब्र, मेहरू इस्तज़ाइया हुई। आप जानते हैं सब्र में कहीं किसी को पाने के लिए किसी का खून करने का दर्स नहीं मिलता। शम्स दिलावर खान, वो चबा चबा कर कहती खड़ी हुई। मैं क्या सी ना जिड्डी जहीन लग रही है, एड्डी जहीन है नहीं। देखिया वो तू मैंने पसंद करता सी, तू ही मेरे बंदे ने मारिया होएगा। आ सही है। आप गलत समझ रही हैं। शम्स का इत्मीनान एक पल में उड़न छुआ। वो इसकी गलत फहमी पर तड़प कर सीधा उठा। क्या गलत समझ रही हूँ मैं? यही कि आपने ये शार को। मेहरू के अल्फाज आंसू की वजह से गले में अटक गए। फॉर गॉड सेक मेहरू, आप मेरी मोहब्बत थी, जिद नहीं जो मैं आपको पाने के लिए इतना घटिया फेर अंजाम देता। वो दुख से बोला। फिर क्यों किया आपने सब्र? जब मोहब्बत की थी तो क्यों खामोश है? बोले क्यों किया सब्र आपने? मेहरू ने सामने आकर शम्स का गिरेबान दबोचा। क्योंकि मेरी किस्मत में सब्र करना लिख दिया गया था। अगर मेरा पास होता तो मैं आपको आज से 9 साल पहले पा चुका होता। जब हशमत खान, मेहरू के बाबा, ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा, ये कहकर मैं इसकी इकलौती बेटी के काबिल नहीं, वो गिरेबान पर मौजूद मेहरू के हाथ थामता जब्त से बोला। शम्स की इस इंकशाफ पर मेहरू के हाथ इसके गिरेबान पर फिसलते हुए पहलू में आ गिरे। ये क्या कहा था शम्स ने? बाबा ने? वो बेयकीन थी। शम्स ने मेहरू की खून चढ़ती शक्ल देखी से लगा वो भी ज़मीन बोस हो जाएगी। इसने मेहरू को सहारा दिया और इसके साख्त वजूद को अपने साथ लगाए बेड तक आया। मेहरू को बेड पर बिठाकर शम्स ने पास पड़े पानी से जग से पानी का गिलास भरा और ग्लास इसकी तरफ बढ़ाया। मेहरू ने सवारियाँ नज़रें उठाई। वो जैसे पूछ रही हो कि इस ग्लास का क्या करूँ। शम्स ने इसकी हालत देखते हुए खुद ही ग्लास इसके होंठों से लगाया। मेहरू ने चंद घूंट पीने के बाद शम्स का हाथ पीछे किया। आप आराम करें, फिर बात होगी। वो कहकर पलटाई तक कि इसका हाथ मेहरू की गिरफ्त में आ चुका था। शम्स ने मुड़कर इसे देखा। अब भी बताएं मुझे सब। इसके लब फड़फड़ाए। आपकी तबीयत? मैं ठीक हूँ, मेहरू ने कहकर शम्स का हाथ छोड़ दिया। शम्स सर हिलाकर किसी फासले पर बड़ी चेयर घसीट लाए। वो दोनों इस वक्त आमने सामने थे। मेहरू बेड पर पाँव लटका कर बैठी थी, जबकि शम्स इसके सामने चेयर पर बैठा था। यूनिवर्सिटी मुकम्मल होने के बाद मुझे जॉब की तलाश नहीं करनी थी। चूँकि मैं इकलौता बेटा था, लिहाजा बाबा का जो भी था वो मेरा था और मुझे इनका एक्सपोर्ट का बिज़नेस संभालना था। इसके अलावा भी ज़मीनें भी थी जिनकी देखभाल के लिए मैं सारे मौजूद थे, मगर इनको लुक आफ्टर मुझे ही करना था। लिहाजा MBA मुकम्मल करने के चंद माह बाद ही मैंने खुद को बिज़नेस में एडजस्ट कर लिया। इन्हीं दिनों अम्मा को मेरे सर पर सेहरा सजाने का ख्याल है और वो ये सेहरा मेरी पसंद, मेरी मर्ज़ी से सजाना चाहती थी। चूँकि मेरी पसंद और मर्ज़ी आप थी, तो मैंने ज़ुबैर खान से इजाज़त लेकर अम्मा और बाबा को लाल हवेली भेजा था अपना प्रपोज़ल देकर। वो सांस लेकर फिर से बोलना शुरू हुआ। हशमत खान पर इन दिनों नए नए इलेक्शन जीतने का भूत सवार था। शायद इसलिए उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि अपनी इकलौती बेटी खुद से ऊंचे लोगों में ब्याहेंगे जो इसके काबिल होंगे, और हशमत खान के शान भी, जिस पर वो अपने हल्के के चंद लोगों में बैठकर फ़ख्र कर सकेगा। हशमत खान के इन अल्फाज से इनकार पर मुझे बहुत गुस्सा है। इसने मेरे बाप को इसके मुंह पर ही छोटे लोगों का ताना मारा था। अगर इनके सामने दौलत के मियार से कोई छोटा बड़ा होता तो वो फिर वो गलत है। क्या नहीं था हमारे पास? ज़मीनें, हवेली, गाड़ियाँ, फैक्ट्री, और ऐसा क्या होना चाहिए था जो हमें इनसे ऊंचा बना देता? शम्स इस्तज़ाइया हंसा। मैं इस बात का जवाब लेने हशमत खान के पास जाना चाहता था, मगर बाबा ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। इनका कहना था कि पहली बार इंसान इज्जत से मांगता है, अगर मिल जाए तो फ़ख्र से वसूल करता है, मगर दूसरी बार मांगने से मिलने वाली चीज़ पर फ़ख्र नहीं किया जा सकता, बल्कि वो भीख मिलने के मुतरादिफ होती है। और हम इतने गिरे पड़े नहीं कि किसी की भीख वसूल करें। बाबा की बात मेरे दिल को लगी। मैंने आपसे मोहब्बत की थी। मैं अपनी इज्जत और मोहब्बत की खातिर झुक तो सकता था, मगर झुक कर इज्जत और मोहब्बत नहीं मांगना चाहता था, क्योंकि मैं आपको पूरे फ़ख्र से अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का ख्वाहिशमंद था। इसलिए खामोश हो गया। ज़ुबैर खान ने मुझसे इस इनकार पर माज़रत की। हम अच्छे दोस्त थे और अच्छे दोस्ती रहना चाहते थे, मगर फिर भी वक्त की गर्द बहुत अच्छे रिश्तों पर अपनी गर्द डाल जाती हूँ। मेरा ज़ुबैर का रब्ता भी फ़ोन कॉल्स पर मुश्तमिल हो गया। कई महीनों बाद हम फ़ोन पर एक दूसरे की खैरियत मालूम कर लेते, और इन्हीं फ़ोन कॉल्स में मुझे आपकी शार खान अफरीदी से शादी का पता चला। शम्स इस वक्त की अजियत को याद करके खामोश हुआ। चंद मिनट बाद वो खुद को कंपोज करता फिर से बोलने के काबिल हुआ। इसके बाद मेरी तरफ से इन फ़ोन कॉल्स का राब्ता भी ख़त्म हो गया। घर वालों ने मेरी चुप और खामोशी के पेश नज़र परवशा से मेरी शादी तय कर दी कि शायद इस शादी से मुझ में कुछ बेहतरी आ जाए। बेहतरी तो आ चुकी थी मुझ में, शायद परवशा की बदौलत या फिर वक्त की बदौलत। बहुत कुछ ठीक ना होकर भी सब कुछ ठीक हो चुका था। इस दिन भी मैं हिरन के शिकार पर ही गया था जब मेरी बंदूक से निकलने वाली गोली शार खान की जान ले गई। शम्स ने बात मुकम्मल करके लंबी सी सांस ली और सुर कुर्सी की बैग से टकाकर आंखें मोद ली, जैसे इतनी लंबी मसाफत तय करने से थक गया। राह दे विच खलोना औखा, अपना आप लकोना औखा, ਐਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ, ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ ਔਖਾ, दाग मोहब्बत वाला बाऊ लग जावे ते धोना औखा। मेहरू ने सर उठाकर शम्स को देखा, जिसके चेहरे पर थकन थी, दुख था, अजियत थी और शायद इत्मीनान भी था। सब कुछ कह देने का इत्मीनान। आपके बाबा ने कहा था कि दूसरी बार मांगने से मिलने वाली चीज़ भीख तसव्वुर की जाती, तो फिर वो दोबारा क्यों गए मेरा हाथ मारने? मेहरू बुझी बुझी सी पूछ रही थी। इसकी बात पर शम्स आंखें खोलता सीधा हुआ। मैं नहीं जानता, वो मुझसे पूछे बिना ही गए थे ज़ुबैर खान के पास। वो इत्मीनान से बोली। शम्स ने हैरानगी से
वो नज़र चुराकर बोला, आप नहीं जानते मगर मैं जानती हूँ, वो इत्मीनान से बोली। शम्स ने हैरानगी से देखा, मेहरू इसे देख रही थी। दूसरी बार आपके बाबा नहीं गए थे बल्कि मेरे लाला आए थे इनके पास, मेहरू ने आहिस्ती से इंकशाफ किया। आप? आपसे किसने कहा? शम्स अटक कर बोला, मैं चंद दिन पहले आपसे खफा होकर लाल हवेली गई थी। शम्स ने लफ्ज़ खफा पर फिर से हैरत का इजहार किया। आप नहीं जानते कि मैं आपसे खफा हूँ, पर मैं आपसे खफा होकर ही गई थी। इस रोज़ सफाई के दौरान आपकी स्टडी से मुझे बॉक्स मिला था। मेहरू ने टेबल पर पड़े बॉक्स की तरफ इशारा किया। इसमें से निकले कार्ड पर नाम महर पढ़कर ठिठकी थी और इसमें मौजूद सारी मखमली डिब्बियों में पायले देखकर मुझे शक हुआ कि महर मैं ही हूँ। मैं आपसे पूछकर अपना शक दूर कर सकती थी, मगर इस वक्त मुझे आप पर बहुत गुस्सा था, इसलिए मैं आपसे खफा होकर लाल हवेली चली गई। वहीं मैंने ज़ुबैर लाल और अम्मा की बातें सुन ली थी। मेहरू बात करते हुए उंगली से अपनी हथेली पर मुख्तलिफ लाइनें खींच रही थी। अम्मा को मेरे आपके साथ खुश ना होने का खदशा था। इसके खदशे के जवाब में लाला ने कहा कि मुझे शम्स पर पूरा यकीन है कि महर को खुश रखेगा, इसलिए तो मैं इसके बाबा दिलावर खान के पास गया था। तब ना सही, अब तो शम्स और महरू की शादी हो सकती है। इनका सर बुलंद था जो अपनी बेगम के साथ मेरे कहने पर शम्स का रिश्ता लेकर आए थे। ये बात सुनकर मैं उल्टे कदमों पलट आई, अपने कमरे में नहीं बल्कि वापस जहाँ आपकी हवेली, क्योंकि अब मैं लाला से खफा थी कि इन्होंने मुझे बोझ समझ कर फेंकने की बात की, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि इन्होंने खुद से ऐसा क्यों किया। मगर अब शम्स ने इसे बात जारी रखने पर उकसाया। कुछ नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया। आपको बुरा लगा ये सब सुनकर कि मैं आपसे? पता नहीं। वह शम्स की बात मुकम्मल होने से पहले काट कर खड़ी हुई। क्या हुआ? सामने से हटे। महरू, आप अभी भी खफा है मुझसे? क्या नहीं होना चाहिए? उल्टा सवाल हुआ। पर अब क्यों? मैं आपको सारी बात बता चुका हूँ। मैं सारी बात सुनकर ही खफा हुई हूँ, वो नथनों को फुलाकर खफकी से बोली। शम्स इसके फूले नथने देकर मुस्कुराया। क्या हुआ? महरू ने हैरत से इसकी मुस्कुराहट देखी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ महर। शम्स ने मुस्कुराहट दबाकर मोहब्बत का इजहार किया। सामने से हटें आप। वो शम्स की नज़रों से कंफ्यूज हुई। मेरी मोहब्बत का जवाब इस तरह से देंगी क्या? बहरान था महरू के चेहरे पर नॉलिफ्ट के तासुरात देखकर। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, वो आहिस्ती से बोली। तो मुझे इजाज़त दे करने की, मैं आपको भी सिखा दूंगा। महरू ने नाराज़गी से देखा। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट से जाए, आंखों में शरारत और मोहब्बत लिए वो इसको को देख रहा था। महरू नज़र झुकाकर नीचे देखने लगी। महर, के हम गुजरी बातों को भुलाकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते? वो महरू की बजाय महर कहकर बात कर रहा था। क्या आपने मुझे माफ़ नहीं किया अब तक? कर चुकी हूँ। फिर ये दूरी की वजह आपकी वजह से। मेरी? वो हैरान हुआ। महरू ने सर हिलाया। वो कैसे? अगर आप पहले बताते थे कि आप मुझसे मोहब्बत करते थे तो। महरू ने ज़ुबान दांतों तले दबाकर खफकी से शम्स को देखा। मुझे तुमसे शिकायत है। तुमने ज़िंदगी भर मुझको खबर ये भी ना होने दी मुझे तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। इसकी खफा खफा नज़र शम्स से शिकायत कर रही थी। मैं आपसे क्या करता हूँ? शम्स ने इसकी बात पर महसूस होकर पूछा। प्लीज़ मुझे जाने दे शम्स, वो मिनमिनाई। फिर से कहो। क्या? शम्स, अपना नाम तुम्हारे मुँह से सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत साल पहले ये ख्वाहिश की थी कि तुम मुझे मेरी होकर इस तरह से पुकारो। शम्स एकदम से फासले मिटाता आपसे तुम पर आ चुका था। मैरू ने शर्मा कर पास से निकलना चाहा, मगर शम्स ने बाजू फैलाकर रास्ता रोक लिया। क्या है आपको? मोहब्बत, वो मोहब्बत से बोला। तो मैं क्या करूं? मोहब्बत? शम्स के जवाब और नज़रों पर घबराकर महरू इसे पीछे धकेलती दरवाजे की तरफ भागी। महर, रुको, बात तो सुनो मेरी। शम्स पुकारता इसके पीछे बाहर आया। महरू इसके बाहर निकलने पर दिल पर हाथ रखती करीबी पिलर की ओट में हो गई। शम्स ने बाहर निकल कर इधर उधर निगाह दौड़ाई। इतनी जल्दी कहाँ गायब होगी? वो खड़ा सोच रहा था जब चंद गज के फासले पर बने पिलर की ओट में चूड़ियों की खनक सुनाई दी। वो मुस्कुराहट दबाना इस जाने पड़ा। मुझसे बचकर कहाँ जाएंगे अब? कहीं भी नहीं। मैरू खिलखिलाकर कहती इसके हाथ छटक कर सीढ़ियों की जानिब भागी। मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। शम्स ने मुंह पर हाथ फेर कर धमकी दी। फिर से इसकी कैद में रफू चक्कर हो चुकी थी। तो कौन कह रहा है छोड़ने को? वो खिलखिलाती सीढ़ियाँ उतर की। मैरू के चेहरे पर अनगिनत थनक रंग बिखरे हुए थे। खुद को चाहे जाने की खुशी क्या होती है, कोई मैरू से पूछता। जिस वक्त हंसती मुस्कुराती आंचल लहराती सीढ़ियाँ फलांक रही थी। खुद को चाहे जाने का एहसास इंसान को मगरूर बना देता। वो भी थोड़ी मगरूर नजर आ रही थी। कोई इसे इतने सालों से चाहता रहा था, ये बात इसे गुजरे माजी को भुलाने के लिए काफ़ी थी। दूसरी तरफ शम्स इसकी खिलखिलाहट पर पुरसुकून सा खड़ा इसे सीने उतरते देख रहा था। आखिर इतने लंबे और कठिन सब्र के बाद इसे इसकी मोहब्बत मिली गई थी, जिसे इसके सब्र का फल मिल चुका था। वो खुश था, बहुत ज़्यादा खुश। चलो, शुक्र है शम्स का मसला भी हल होया। कितने साल गुजर गए ना यशब। वो इस वक्त झील किनारे एक ही पत्थर पर एक साथ बैठे थे। हीर ने यशब के बाजू से अपना बाजू गुजार कर सर इसके कंधे पर रखा हुआ था, जबकि यशब अपनी गोद में धरी हीर का हाथ थामे थर्ड फिंगर में पहनी रिंग को आगे पीछे कर रहा था। हीर की बात पर इसने मुस्कुराकर कहा। आपको याद है हमारी पहली मुलाकात? भूल सकता हूँ क्या? इतने साल गुजर गए चुके, मैं सोचती हूँ तो मुझे हैरत होती है। वो बेयकीनी से बोली। हैरत क्यों? यशब ने ब्रूच का। यही कि मैंने इतने साल आपको कैसे बर्दाश्त कर लिया। यशब की घुरी पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये कहो कि मैंने तो कैसे तुम जैसी मोटी बीवी के साथ गुजारा कर लिया, इसके बावजूद कि मुझे मोटी लड़कियां पसंद नहीं। यशब ने भी बुरा बदला उतारा। अब इतनी भी मोटी नहीं हूँ मैं, हीर बुरा मुनाकर बोली।
हो तो मुझसे चिढ़ाकर मुस्कुराया। अच्छा बस मजाक छोड़िए, ये बताएं हम कब जा रहे हैं काकान? बच्चों के एग्जाम्स तो खत्म होने तो बेसब्री महबूबा। ऋषभ ने शरारत से इसकी नाक खींची। बच्चों के एग्जाम नेक्स्ट वीक खत्म हो रहे हैं। कल भाभी का भी फ़ोन आया था, कह रही थी प्रोग्राम फाइनल करके बता दो ताकि शम्स अपना शेड्यूल सेट करके वक्त निकाल ले। हाँ तो कह दो बच्चों के लास्ट पेपर वाले दिन तक रेडी नहीं, फिर निकल पड़ेंगे। हीर ने इस बात पे सर हिलाया। मामा मामा, 6 साला हुनैन हीर को पुकारती हुई सामने से भागती आ रही थी जब हनान बैट पकड़े इसके पीछे भाग रहा था। व्हाट हैपेंड? वो भागकर हीर की गोद में मुंह छुपा के। मामा बासी नान मुझे मार रहा है। इसकी बात पर हीर और ये शब्द दोनों ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। मामा ये मुझे फिर से बासी नान कह रही है, हनान पास आकर खफकी से बोला। हुनैन को सब हनी कहते थे जबकि हनान का निकनेम भी यही बनता था, मगर सब इसे हनान ही कहते थे, जिस पर वो अक्सर चिढ़ता था क्योंकि ऐसा लगता था हनी लफ्ज़ हुनैन की बजाय इस पर ज़्यादा जचता है। और मोहतरमा हुनैन साहबा इसी बात पर इसे बासी नान कहकर मज़ीद टॉर्चर करती थी। हनी बेटा मत तंग किया करो भाई को, हीर ने हनान को करीब करते हुए हुनैन से कहा, जो अब यशब की गोद में चढ़कर इसका सैल पकड़े कैंडी क्रश खेलने में मगन थी। ये है ही बासी नान जैसा, गाल देखे कैसे फूले हुए हैं जैसे नान फटने वाला हो। हुनैन, ही ने तनबीह की जबकि यशब ने सजा के तौर पर सैल लेकर इसकी पहुंच से दूर कर दिया। बाबा बाबा प्लीज़ प्लीज़ सैल दे, मुझे गेम खेलनी है, वो बेकरारी से बोली। पहले हनान को सॉरी बोलो। यशी की बात पर हनान का बूझा चेहरा खिल उठा। हुनैन मैडम सॉरी करेंगी मुझसे? गर्दन अकड़ा कर खड़ा हो गया। हीर मुस्कुराहट रोके इसके एक्सप्रेशन से देख रही थी। हुनैन ने बुरा सा मुंह बनाकर हनान से सॉरी करने की बजाय सॉरी फेंका खड़ाक से मुंह पर। इट्स ओके, हनान ने भी लटमार अंदाज में एहसान करके सॉरी कबूल की। चलो भाई तुम दोनों की सुलह हो चुकी है, अब उठो घर चलते हैं, हीर बीबी जान इंतज़ार कर रही होंगी। ऋषभ ने हनैन को गोद से उतार कर खड़ा किया, खुद भी खड़ा हुआ। बाबा कुछ देर और रुकते हैं ना? हुनैन ने ललचाती नजरों से ऋषभ को सेल पॉकेट में रखते देखकर कहा। नहीं अभी चलो फिर आएंगे स्वीट हार्ट। वो मुस्कुराकर इसकी पोनी खींचता बाजू पकड़कर चल पड़ा। हीर ने हनान की जैकेट की जिप बंद करके कैप इसके सर पर दी और चादर दुरुस्त करती उठ खड़ी हुई। ये मुख्तसर सा आइडियल काफिला एक दूसरे के साथ हंसता मुस्कुराता अटकेलियाँ करता वापस जा रहा था। यह अफरीदी हवेली के हाल का मंजिर है, जहाँ से अभी बाबा जान दिलावर खान निकलकर मर्दाने की तरफ गए थे, जहाँ कबीले से आए कुछ मेहमान इनका इंतजार कर रहे थे। और हाल के अंदर मौजूद तख्त पर बीबी जान और खतीजा बेगम बैठी आहिस्ता आवाज़ में घुटनों और जोड़ों के दर्द पर दबाता ख्याल कर रही थी, जबकि इनसे कुछ फासले पर कारपेट पर चौकड़ी मारे 14 साला हलीद, 7 साला हमजा और 6 साला हनान बैठे मिस्टर बीन देख रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद मिस्टर बीन की हरकतों पर वह हंसते हुए एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर महजूज भी हो रहे थे। अब अगर इनसे थोड़ा आगे जाए दाएं जानिब देखा जाए तो वहाँ 6 साला हुनैन और 9 साला दुआ बैठी टीचर टीचर खेल रही थी। हुनैन टीचर बनी हुई थी जबकि दुआ इससे बड़ी होकर भी अभी भी स्टूडेंट ही थी। हदीद का हुनैन को पटाखा कहना कुछ गलत भी ना था, वो वाकई इस खानदान में एक पटाखा ही थी। हालांकि हुनैन और हनान ट्विंस थे, मगर दोनों एक दूसरे के उलट थे। हुनैन जितनी क्लेवर और मुंह फटती, हनान इतना ही सीधा और शरीफ था, मगर हुनैन से पूरी टक्कर लेता था वो शरीफ होकर भी। अब ये तो होगी बच्चों की कहानियाँ, भागे पड़ते हैं बच्चों के अम्मा अब्बाओं की तरफ। बीबी जान और खतीजा जिस तख्त पर बैठी थी, इस तख्त के बिल्कुल सामने सोफे पर यशब और शम्स पर लैपटॉप और फाइल्स खोले बिजनेस के मामला डिस्कस कर रहे थे। ऋषभ ने हीर के कहने पर इलेक्शन से ड्रॉप आउट कर दिया और फिर कुछ अर्से बाद बाबा जान के कहने पर शम्स के साथ मिलकर लेदर का बिजनेस शुरू कर दिया। और वो दोनों शाफे इंडस्ट्रीज से हुए कॉन्टैक्ट को डिस्कस कर रहे थे। शायद इनके करीबी सिंगल सोफे पर एक पर मेहरू बैठी थी, टांगे ऊपर के गोद में एल्बम रखे हालिया कागान ट्रिप में ली की तस्वीरें देख रही थी। साथ साथ पास पड़े बाउल से पॉपकॉर्न भी उठाकर मुंह में रख लेती। मामा ये मैं ये ले जाऊँ? हमजा, शम्स और मेहरू का बेटे ने पॉपकॉर्न के बाउल की तरफ इशारा किया। हाँ मेरी जान ले जाओ, मेहरू मुस्कुराकर बोली। हमजा बाउल उठाकर वापस हदीद और हनान की तरफ भाग गया। मेहरू मुस्कुराकर एक नज़र बच्चों पर डालती, फिर से एल्बम उलट पलट करती गौर से तस्वीरें देखने लगी। हीर ने हाल के दाखिली दरवाजे में खड़े होकर ये मंजर अपनी मुस्कुराती नज़रों से देखा। वक्त के साथ कितना कुछ बदल गया था। हीर और यशब दो ट्विंस बच्चों के माँ बाप बन चुके थे। हदीद और दुआ के बाद शम्स और मेहरू को अल्लाह ने हमजा से नवाजा। बड़े बुजुर्ग सब इनके सरों पर सलामत थे, जो कि अल्लाह ताला के एक बहुत बड़ा एहसान था इन पर। और सबसे बढ़कर यशब और शम्स की सुलह और दोस्ती थी। हीर ने मुस्कुराते हुए यशब की तरफ देखा, जो शम्स की बात सुनता कान पकड़े हुए था, और शम्स शायद इसे किसी बात पर खरी खरी सुना रहा था। इसे बीबी जान की कई बरसों पुरानी बात याद आई। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा हीर, उनकी बात के जवाब में हीर ने कहा था। ना अब तक कुछ ठीक हुआ और ना ही कभी ठीक होगा बीबी जान, मगर वो गलत थी। वक्त ने वाकई सब कुछ ठीक कर दिया था। इसने एक लंबी सी पुरसकून सांस लेकर रब्बे कायनात की बाबरकत ज़ात का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया और हल्की पुल्की होकर चाय की ट्रेली आगे बढ़ गई, जहाँ इसके अपने हाथों की बनी चाय का इंतजार कर रहे थे। हीर की बनी चाय को अब चाय कहा जा सकता था, क्योंकि वाकई चाय बनाती थी, ना कि जो शानदार। वफा के कैद खानों में सजाएं कब बदलती हैं, बदलता दिल का मौसम है, हवाएं कब बदलती हैं। मेरी सारी दुआएं तुमसे ही मंसूब है हमदम, मोहब्बत हो अगर सच्ची, दुआएं कब बदलती हैं। कोई पाकर निभाता है, कोई खोकर निभाता है, कोई खोकर निभाता है, कोई नए अंदाज होते हैं। वफाएं कब बदलती हैं। ज़रूरी नहीं हर मनी होकर आने वाली हीर के साथ ऐसा ही हो, जैसे ये शब अफरीदी जैसा चाहने वाला शरीक सफ़र मिला हो, या फिर हर बेवा होने वाली मेहरू के साथ जिसके बच्चों ने अपनों ने इसे वो खुशियाँ लौटाई जिस पर इसका हक था।
हमारे अक्सर बहन बेटियां अपने बाप भाइयों की खातिर खून बहा और दिगर ऐसी हिफाल में बनी कर दी जाती हैं, और फिर इन्हें बेजुबान जानवर समझकर जो सलूक किया जाता है वो किसी गुनाह से कम नहीं। वैसे सलूक तो यशब ने भी कोई घट नहीं किया सी हीर दे नाल, कितियां तो उन्हें भी बथेरा कोशिश सी। गालम गलोच मारपीट हत्या के अक्सर औकात जिस्म के किसी हिस्से को काट कर इसको सजा और अजियत दी जाती है, जो सारे किस्से में बेकसूर होती है। बेवा औरत को बेवगी की चादर उड़ाकर साइड पर कर दी जाता है कि इसके खुशियों पर कोई हक नहीं है। फिर अगर वो शादी कर लेती तो इस पर तहकीर में इस फिक्रे उछाले जाते। या एक मर्द को जन्म देने वाली औरत के साथ ये सलूक सेब देता है, कद्दी भी नहीं। क्या एक औरत इतनी अर्जा है कि इसे जालिमाना और जाहिलाना रस्मात की बलि चढ़ा दिया जाए? क्या वो इंसान नहीं? क्या वो एक पत्थर की बनी हुई मूरत है जो जज्बात एहसासात में मुबर्रा हो? क्या वो इसलिए पैदा की गई है कि अपने ही जन्म दिए मर्द की महकूम बन जाए? नहीं, औरत महकूम नहीं है, ना ही इतनी अर्जा कि जितने चंद लोगों के हजूम की बनी पंचायतों और जरगों में बिठाकर किसी के भी हवाले कर दी जाए। औरत तो अजमत है, इज्जत है, माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है। इतने खूबसूरत रिश्ते बनते हैं इस औरत के साथ जो अपने सगों की इज्जत और शान और शौकत की खातिर ऐसे फरजूदा और जालमाना रस्मात पर कुर्बान कर दी जाती है। क्यों क्यों होता है ऐसा, और कब तक होता रहेगा? सोचिएगा, आओ सारे सोचना। ये राइटर के जज्बात है। जब हवस खाइल करे मुझको नज़र के तीर से, इस खड़ी करती है शिकवा कातबे तकदीर से। हाय मुझ औरत की किस्मत, क्या बताऊँ क्या कहूँ, काटता है मेरी शहरक बाप भी शमशीर से। गैर चुन देते हैं मुझको जीते जी दीवार में, अपने गैरत में जकड़ते हैं मुझे जंजीर से। सारे रिश्ते मुझको इबरतनाक देते हैं सज़ा, मांगता है मालो ज़र शौहर भी मुझे दिलगीर से। और जब तेज़ाब से झुलसा दिया जाए मुझे, हर किसी को खौफ आता है मेरी तस्वीर से। उम्र पर खिदमत करूं फिर भी हो जाती हूँ मैं घर से बाहर 3 लफ्ज़ों की फ़कत तहरीर से। ए रज़ा मर्दों से मेरा है फ़कत एक ये सवाल, कब मैं दुनिया में जीऊँगी इज़्ज़त व तौक़ीर से। अल्लाह जाने माशरती तो बिटर रियलिटी बन गई हुई है। ख़त्म शुद जी। तो यहाँ पे हमारा ये खूबसूरत सा मनी बेस्ड नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसे लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। यशब अफरीदी ने मेरे को तो रज के गाला खा दियाँ, तो इसे इतना भी नहीं कहा, गालियाँ तो निकाली, बुरा भला ही कहा था मैंने माड़ा मोटा। खैर, जो नावल नेम है वो है तुझसे लागे जो मन पिया, रिटन बाय माविश चौधरी का ये नावल है। आपको कैसा लगा? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे ये नावल अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया था। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, दैन वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि बस मेरी हुन बस हो गई है। तहा अदील ज़बरदस्त एपिसोड, थैंक यू। अम्मार अहमद नाइस स्टोरी, थैंक यू। सारा रियाज वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? नावल बहुत अच्छा है, बेस्ट होप फॉर द नेक्स्ट, थैंक यू। ज़ैनब सज्जाद वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? आप यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये नावल यार, आपसे रिक्वेस्ट की थी रीशा का नावल भी हुई यार, हम रीड कर दो प्लीज़। कॉलेज का टाइम बहुत ज़्यादा होता है तो कल आजकल काम की वजह से नावल सुनती हूँ पर कमेंट भी नहीं कर पाती, उसका लिए सॉरी यार। इट्स ओके यार, लेकिन रूहे यार मुझे है माइंड में रीच के सारे नावल पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम कोई लॉन्ग नावल नहीं स्टार्ट कर रहे। बुशरा आज़म ज़बरदस्त एपिसोड सिस्टर रीच, थैंक यू। राजा राफे ने हार्ट भेजे हैं। अनम कलसूम यार आपकी पंजाबी बहुत अच्छी है, थैंक यू डियर। फरजाना चौधरी इंटरेस्टिंग नावल, थैंक यू। अब्दुल्ला वालेकुम अस्सलाम, आप ही नावल अच्छा है, थैंक यू। 40 सुल्तान ज़बरदस्त एपिसोड थी, थैंक यू वेरी मच जी। तो गाइज़ यहाँ पे कमेंट सेशन भी इख्तिताम को पहुँचा, आज एपिसोड भी 1.5 घंटे की काफ़ी बड़ी हो गई है। तो खैर नावल कैसा लगा अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में